वो खास नाम ट्यूटोरियल टेस्टर बोलता है। वो हैरान रह जाता है। तभी एक लड़का उसकी तरफ बढ़ता हुआ आता है। वो टेस्ट के बारे में कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन जैसे ही गोब्लिन स्पॉन हुए, एक फिगर बिजली की तरह पास से गुजरा और एक ही स्ट्राइक में दोनों के सिर अलग कर दिए। ऑगो कंफ्यूज हो गया। ये बंदा है कौन? देखो, आज प्लेयर क्वालिफिकेशन ट्यूटोरियल डे है और अभी तक उसे एक भी अटेंडेंस से इंप्रेशन नहीं आया था। सब के सब कुछ मामूली गोब्लिन्स को मारने में ही आधे मर जाते हैं और ठीक से टिक भी नहीं पाते। दो बनाम एक में भी हालत खराब। ये वाला तो अगले स्टेज में जाने से भी डर गया और क्विट करने का फैसला कर लिया। अब तक का बेस्ट राउंड 20 तक पहुंचा था, जो ठीक ठाक है। तो फिर ये क्या चल रहा है? एक ही मिनट में वो मरे हुए मॉन्स्टर्स का समंदर देख रहा है। लड़का इतने तेजी से राउंड्स क्लियर कर रहा है कि वो खुद भी फॉलो नहीं कर पा रहा। उसके कट्स बहुत शार्प हैं और मूवमेंट्स बेहद स्किल्ड। ये तो मास्टर स्वॉर्ड्समैन से भी आगे की चीज लग रही है। टेस्ट 49 आया और जमीन कांप उठी। फ्लोर में दरारें पड़ने लगीं। लेकिन उससे पहले हमें समझना होगा कि ये लड़का है कौन। ये पहले सबसे स्ट्रॉन्ग टीम रन करता था और रैंक 1 गिल्ड मास्टर था। तो फिर सब लोग जमीन पर मरे पड़े क्यों हैं, जबकि ये खुद मुश्किल से खड़ा है और मरने ही वाला है? पिछले 10 सालों से ये ब्लॉन्ड बंदा क्योजो का दोस्त था और खतरनाक रेड में उसे बचाने के लिए एक रेयर लेजेंडरी आइटम भी दे दिया था। सब इसलिए ताकि वो फ्लोर 8 में सक्सीड कर सके। लेकिन जैसे ही बॉस आया और नारुकामी और उसकी टीम उससे लड़ने गई, क्योजो और उसके गुंडे मुस्कुराने लगे। जब सब फाइट में बिजी थे और वो क्यूट हीलर अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, तभी वो नकली दोस्त पीछे से आया और उसे छुरा घोंप दिया। लेकिन ये बंदा नारुकामी को धोखा क्यों दे रहा है जब सब दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? 10 मिनट बाद क्यूजो चिल्लाता है कि उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उन्होंने उसे इतना हेल्प किया। उसे नारुकामी और उसकी टॉप 1 ब्लू आइज गिल्ड की छाया में रहना नफरत थी। लेकिन आज सब बदल जाएगा। कम से कम ब्लॉन्ड ऐसा सोचता है, पर जो आने वाला है उसके लिए वो तैयार नहीं है। एक ढक्कन जमीन पर गिरता है और एक लड़का कूड़ेदान से बाहर निकलता है, खुद से पूछते हुए कि क्या ये अर्थ है। अब वो होसोय सुबारू है, लेवल 1 पर, जिसके पास उन लोगों की यादें हैं जो कहते थे कि वो लूजर है और असली सुबारू जैसा नहीं है जो 20 साल पहले मर गया था। फिर वो ऑनलाइन ब्लू आइस गिल्ड की जानकारी देखता है और अजीब बात यह कि वो अब भी मौजूद है और लोग कह रहे हैं कि उसके पिछले बिल को आगे बढ़ाया जाए। और जो ये कह रहा है वो कोई और नहीं बल्कि खुद क्यूजो है। रिवेंज का टारगेट साफ है, लेकिन वो तो बस लेवल 1 है, जबकि उस बंदे के पास उसकी पुरानी सारी पावर है और 20 एक्स्ट्रा सालों की लेवलिंग और फार्मिंग भी। फिर भी वो प्रॉमिस करता है कि वो इस हरामी को याद दिलाएगा कि असली टॉप 1 कौन था। लेकिन वो उस बंदे से कैसे लड़ेगा जो अब पूरे हंटर वर्ल्ड का मालिक बन चुका है? ब्लॉन्ड की जलन की जड़ बहुत गहरी है। फाइनल बैटल में जब बॉस ने पहली रोआ स्ट्राइक यूज की, नारुकामी ने उसे एक ही स्ट्राइक में रोक दिया था। जब उसके साथी उसकी तारीफों में डूबे हुए थे, साइड में खड़ा क्योजो अंदर ही अंदर जल रहा था। उसी दिन और उसी पल जब उसने हीलर को छुरा घोंपा और उसकी मौत पर मुस्कुराया, सुबारू पर बॉस हमला कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे क्यूजो गुस्से में हमला कर रहा हो। लेकिन अगर हम पीछे जाएं तो पता चलता है कि वही बंदा नारुकामी की टीम में था, पर उसने ये कहकर छोड़ दिया कि उसके पास स्ट्रांग बनने का नया प्लान है। वो प्लान था उसे मार देना। तो अब सवाल वही है, एक लेवल 1 धरती के सबसे स्ट्रांग बंदे को कैसे मारेगा? प्लान ए था ब्लू आइज के पुराने प्लेयर्स की जानकारी ढूंढना। इसलिए वो अपने ही मेमोरियल पर गया, जहां सब लोग सुबारू का मास्क पहनकर प्रार्थना कर रहे थे। उसने ताबूत के ऊपर एक चमकता हुआ फूल देखा। वो दौड़ कर गया, उसे पकड़ा और पहचान लिया कि ये उसके पुराने टीममेट की स्किल है। आखिरी बैटल के दिन उसने साइक्लोन स्किल यूज करके अपने दोस्तों के शरीर दूर धकेल दिए थे, तो शायद उनके बचने का चांस रहा हो। लेकिन अगर वो सच में जिंदा हैं, तो क्या वो अब भी उसके असली एलाय हैं? बिना पावर के जल्दबाजी करना सबसे खराब ऑप्शन है। तो किसी से कांटेक्ट करने से पहले उसे अपनी स्ट्रेंथ वापस चाहिए। स्वॉर्ड एनहांस जरूरी है, क्योंकि 2 दिन में प्लेयर क्वालिफिकेशन ट्यूटोरियल शुरू होने वाला है। क्योजो के जिंदा होने की अच्छी बात यह है कि उसे कभी न कभी मारा जा सकता है। अब हम टेस्ट डे पर वापस हैं। जैसे ही उसने स्टेप 49 अचीव किया, पूरा एरिया कांप उठा। फ्लोर में दरारें पड़ने लगीं। होगा चिल्लाया कि भाग जाओ। क्या वो उसे किसी वजह से नारुकामी सुबारू समझ बैठा था? गोब्लिन किंग गुस्से में स्पॉन हुआ, हरे शवों का समंदर देखकर। गंजे ने उसे फॉरफिट करने को कहा और बॉस आगे बढ़ा। हसोए ने अपनी तलवार गिराई, जमीन पर बड़ी मेज से लोहे की कीलें उठाई और सीधे बॉस की आंखों पर फेंक दी। क्रिचर लड़खड़ा गया और जैसे ही उसने वार किया, हसोए की नींद रहित प्रिसीजन सामने आई। ये प्रिसीजन उसे उस गॉड बेब के साथ ट्रेनिंग से मिली थी। अगर मेरी ट्रेनिंग पार्टनर भी ऐसी होती तो मैं भी इतना प्रिसाइज होता। एक बार जुगलर पर और कई बार बॉडी पर। अजय किंग पहले ही थक चुका था और सीधा मुंह के बल गिर पड़ा। हसोए ने कैजुअली अपनी तलवार उठाई और उसे खत्म कर दिया। वो पहला इंसान था जिसने गोब्लिन किंग को हराया और स्टेप 50 क्लियर किया। लेकिन सुबारू इस बात से काफी परेशान था कि ट्यूटोरियल में इतना बड़ा मॉन्स्टर कैसे आ गया। खैर, लड़का पागलों की तरह लेवल अप करने लगा और उसे ट्यूटोरियल शॉप का एक्सेस भी मिल गया।
उसके पास 2500 क्रेडिट पॉइंट्स थे, लेकिन ये पहली बार था जब वो शॉप देख रहा था। वो अपने पैसे से कई चीजें खरीद सकता था और कुछ तो वाकई जबरदस्त थी, जैसे कि नेमलेस डेमन स्वॉर्ड जिसकी कीमत 1000 पॉइंट्स थी। सुबारू उसे खरीदना चाहता था, लेकिन उसकी स्पेशल एबिलिटी उसकी लाइफ ड्रेन करती थी। एक और तलवार थी सेक्रेड स्वॉर्ड मिरांडा, जिसकी कीमत 1400 पॉइंट्स थी। ये थकान कम करती थी, इसलिए सिर्फ डिस्ट्रक्टिव पावर पर फोकस करने से बेहतर चॉइस थी। लेकिन सुबारू जानता था कि बिना ज्यादा सोचे कोई भी चॉइस सही नहीं होगी। वो हैरान हुआ क्योंकि वो दो में से चुन रहा था, पर देखा कि और भी चीजें हैं। वो अपीयरेंस बेड भी खरीद सकता था, जिसकी कीमत 1400 थी और जो आइटम्स व एबिलिटीज के बुरे इफेक्ट्स हटा देता था। ये देखते ही उसने बिना सोचे उसे खरीद लिया, और उस बेड के साथ उसने डेमन स्वॉर्ड भी खरीद ली क्योंकि अब उसकी लाइफ ड्रेन नहीं होगी। सुबारू अपनी चॉइस से काफी संतुष्ट था। गंजा आदमी उसकी लॉजिक समझ गया, लेकिन बोला कि एक चीज अब भी समझ नहीं आई। उसने पूछा कि उसने बेड क्यों खरीदी जबकि भविष्य में वो बेकार हो सकती है। तब सुबारू ने पलटकर पूछा कि क्या उसे अपनी हर सोच शेयर करनी जरूरी है। स्वाभाविक है, हायर को थोड़ा बुरा लगा। अंत में सुबारू बस इतना सोच रहा था कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो बच्चा इंस्ट्रक्टर बन जाएगा। बहुत पहले हेल्गर उसका फैन था और ऑटोग्राफ लेने आया था। सुबारू ने सीधे कह दिया था कि उसके पास टाइम नहीं है। खैर, सुबारू ने कहा कि वो कुछ जवाब नहीं देगा और रिजल्ट सीक्रेट रखे जाए। बिना कुछ सुने हुगर बोला कि वो उसे अच्छा सिटीजन बनना सिखाएगा और पूछा क्या वो नाइट्स गिल्ड ज्वाइन करेगा। उसने साफ मना कर लिया। होयर घबरा गया और बताने लगा कि इंस्ट्रक्टर मिलना कितनी किस्मत की बात है। लेकिन प्रोटेगोनिस्ट सीधा ऊपर चला गया, गंजे को अकेला और उदास छोड़कर। कुछ सेकंड बाद सेकंड फ्लोर पर, जिसे स्टार्टिंग सिटी कहते हैं, वहां मेला जैसा माहौल था। सब अपने सामान बेच रहे थे, लेकिन सुबारू टेंशन में था। उसे एक नामुमकिन मौका मिला था, सब कुछ बदलने का दूसरा मौका। ये जिंदगी पहले जी चुका था, इसलिए वो जानता था कि इस बार उसे सब बेहतर करना होगा। ये उसके साथियों के लिए था जो शायद उसका इंतजार कर रहे हो, और अपनी रिवेंज पूरी करने के लिए। स्टार्टिंग सिटी में एक प्राइवेट ट्रेनिंग रूम था। वहाँ स्किल्स या इक्विपमेंट टेस्ट किए जा सकते थे और कभी भी फ्री में विजिट किया जा सकता था। रिसेप्शनिस्ट ने ट्रेनिंग रूम नंबर 1 दिखाया, लेकिन प्रोटेगोनिस्ट ने 5वां मांगा। बूढ़े आदमी ने नौसिखिए को पैसे बर्बाद करने से रोकना चाहा, और सुबारू अड़ा रहा। आखिर उसने नर्वस होकर चिल्लाते हुए कहा कि जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी उसकी होगी, और 50 क्रेडिट्स दे दिए। यहाँ नंबर जितना बड़ा, डिफिकल्टी उतनी ज्यादा, इसलिए बिगिनर्स को आसान जगह देना नॉर्मल था। लेकिन प्रोटेगोनिस्ट असली में बिगिनर नहीं था। वो 5वें फ्लोर के लिए पूरी तरह तैयार था। अंदर जाते ही सुबारू ने नई तलवार पकड़ी और उसने उसे अपना ओनर मान लिया। उसके सारे स्टैट्स अस्थायी रूप से बढ़ गए और लाइफ व स्टैमिना ड्रेन का इफेक्ट दिखा। लेकिन ग्रीड स्किल एक्टिव हुई और थोड़ी मात्रा अस्थायी रूप से रिस्टोर कर दी। लगता है लेवल 1 पर वो सब कुछ नलिफाई नहीं कर पा रही थी। फिर नेमलेस डेमन स्वॉर्ड और ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगी और बदले में दूसरे स्टैट्स देने लगी, और एक पॉइंट पर प्रोटेगोनिस्ट अपनी लिमिट तक पहुंच गया। बिना 2 बार सोचे उसने 10,000 क्रेडिट्स यूज कर दिए। उसने स्किल को लेवल 2 तक अपग्रेड कर दिया। अब जब ये रैंक की स्किल बन चुकी थी, तो ये तलवार के डाउनसाइड को बेहतर तरीके से सह सकती थी। हालांकि ये अभी भी लाइफ फोर्स कंज्यूम कर रही थी। एक बार फिर प्रोटेगोनिस्ट के स्टैट्स बढ़ गए। फिर वो पहला टेस्ट देने के लिए भागा और खुद को कमरे के ट्रैप्स में झोंक दिया। कुछ मिनट बाद जब सुबारू फ्रंट डेस्क से गुजरा, तो रिसेप्शनिस्ट पहले से ही सो चुका था। अचानक उठकर उसने सोचा क्या वो सपना देख रहा है, क्योंकि ऐसा लगा जैसे वही पहले वाला यंग मैन उसके सामने से गुजरा हो। रिसेप्शनिस्ट खड़ा हुआ और याद करने लगा कि वो कौन था, क्योंकि अभी सिर्फ 10 मिनट ही हुए थे। पक्का करने के लिए वो रूम नंबर 5 पर गया। दरवाज़ा खटखटाया और जब कोई आवाज़ नहीं आई तो अंदर चला गया, और पहले से भी ज़्यादा हैरान रह गया क्योंकि कमरा इतना तबाह था जैसे वहाँ भूकंप आया हो। अगले दिन सुबारू ने स्ट्रेच किया और शिकायत की क्योंकि उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त लग रहा था। अच्छी बात यह थी कि ये एक कमज़ोर डेमन स्वॉर्ड थी, क्योंकि अगर नॉर्मल होती तो हालत और भी खराब होती। नेगेटिव इफेक्ट्स पहले ही खत्म हो चुके थे, जिसकी वजह से सुबारू थोड़ा सा पावर यूज कर पाया। अपने करंट स्टेटस में वो डेमन स्वॉर्ड को ठीक से पकड़ भी नहीं सकता था। जो स्किल उसने खरीदी थी उसकी तलवार के साथ कंपैटिबिलिटी कमाल की थी, और सुबारू सोच रहा था कि ग्लीड बेट इलेक्ट्रिक स्किल्स में भी हेल्प करेगी। समस्या ये थी कि वो इसे और कैसे इम्प्रूव करेगा, क्योंकि लेवल अप के बाद वो पूरी तरह ब्रोक हो चुका था। पैसों की दिक्कत ने सुबारू को ये सोचकर परेशान कर दिया कि उसकी हालत कितनी खराब है। खैर, सड़क पर एक बंदा अपने ऑडियंस से बोल रहा था, यहाँ आकर उसे बहुत नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है। वो एक स्ट्रीमर था जो अभी अभी अलेक्जेंडर नाम के बंदे से 1000 क्रेडिट्स पाकर अपने ही सिर पर कॉफी डाल देता है। सुबारू तुरंत सोचता है कि ये बंदा पागल है, लेकिन वो ऑनलाइन दिखता है और एक न्यूज़ आर्टिकल पाता है जिसमें लिखा है कि हर 3 में से एक प्लेयर स्ट्रीमर है। अभी एक सिस्टम है जहां तुम स्ट्रीम करते हो और रियल टाइम में पॉइंट्स कमाते हो। अचानक कोई वहां आता है और कहता है कि वो लड़का भी यहाँ है। वो हंसते हुए कहता है कि यहाँ सुबारू को देखना मजेदार है।
प्रोटैगोनिस्ट को अपने शरीर में अजीब सा फील होता है, जैसे उसे वो इंसान पसंद नहीं है। वो बंदा पूछता है क्या सुबारू उसे इग्नोर करेगा, और हीरो समझ जाता है कि वो उससे डरता है। कांपते हुए प्रोटैगोनिस्ट कहता है कि वो भी यहाँ तक पहुँच गया है। फिर वो बंदा बैठ जाता है और कहता है कि वो तो गया काम से, क्योंकि उसके जैसा लूजर भी ट्यूटोरियल पास कर गया। वो मानता है कि उसे उम्मीद थी सुबारू गॉब्लिन्स के हाथों मर जाए, इससे पहले कि वो कूड़े से उठे। इस शरीर का असली मालिक बुली किया जा रहा था। इसाच कहता है उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ट्रैश था। वो कहता है लड़के का नाम उसे चढ़ाता है और वो उसके कहे काम भी नहीं कर पाया। सुबारू कहता है उसके कमाए हुए क्रेडिट्स काफी नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो बोलने की कोशिश करता है उसे पेट में लात मार दी जाती है। वो खाने का बैग फाड़ देता है और कहता है कि डंप में ही पड़ा रहे, क्योंकि अगर बाहर निकला तो उसे अच्छा सबक मिलेगा। इन यादों से हीरो समझ जाता है कि वो कूड़ेदान में क्यों था। खैर, इसाज शेखी बघारता है कि वो लेवल 20 तक पहुंच चुका है और वो रेनहार्ड का बेटा है। वो ये भी कहता है कि उसने रैंक बी स्किल सीखी है, जो ट्यूटोरियल में मिलने वाली मैक्सिमम स्किल है। तो सुबारू बस उसकी तारीफ कर देता है और कहता है कि वो जा रहा है, लेकिन ब्लॉन्ड कहता है जाते जाते उसके लिए कॉफी और स्नैक्स खरीद ले। वो लगभग फट पड़ता है और पूछता है क्या लड़का पागल हो गया है जो तुरंत बात नहीं मान रहा। लेकिन असल में सुबारू के पास एक भी क्रेडिट नहीं बचा था। फिर भी इसाच उसे बैठने को कहता है, लेकिन हीरो असली मालिक का बदला लेने में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। वो बिना झगड़ा के निकलने वाला था, लेकिन ब्लॉन्ड ने उसका हाथ पकड़ लिया। इसाच गुस्से में पूछता है क्या सुबारू जानना चाहता है कि वो बेइज्जती पर क्या करता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट भी उसी अंदाज में कहता है अगर जीना है तो हाथ छोड़ दे। ब्लॉन्ड नफरत से भरा कहता है कि सुबारू इतना घमंडी नहीं हो सकता। सुबारू सोचता है कि वो यहाँ सबके सामने सीन नहीं बना सकता, लेकिन अचानक ब्लॉन्ड बेकाबू होकर हंसने लगता है। वो पूछता है क्या। प्रोटैगोनिस्ट डर गया, क्योंकि वो जानता है कि वो वीकलिंग है। वो ये भी कहता है कि शायद ट्यूटोरियल में वो बस मरते मरते बचा है। फिर भी वो चेतावनी देता है कि जब चाहे उसे गायब कर सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर वो अपने दोस्त को ध्यान रखने को कहकर चला जाता है, जिससे सुबारू को और चिढ़ होती है कि इसाच अब भी उसे दोस्त कह रहा है। कहा जाता है कि प्लेयर्स के स्ट्रांग बनने के दो तरीके हैं। पहला है चैलेंजेस पूरा करना। टावर चैलेंज पास करके रिवॉर्ड्स लेना और लेवल अप करते रहना प्लेयर को स्ट्रांग बनाता है। उसे क्रेडिट्स देने पड़ते हैं, लेकिन कम से कम वो मरता नहीं है, बस पैसे और प्रोग्रेस खोता है। दूसरा तरीका है सेफ जोन के बाहर मॉन्स्टर्स हंट करना या स्पेशल डंजन क्लियर करना। ये चैलेंजेस से काफी तेज है, लेकिन ये रियल है, तो अगर वहां मरे तो असली जिंदगी में मरोगे। अब सुबारू और डंजन में था, जो प्लेयर्स के लिए काफी खतरनाक जगह है, लेकिन उसने सोचा स्लो आगे बढ़ने से बेहतर है रिस्क लेना, क्योंकि खतरनाक जगह बेहतर रिवॉर्ड भी देती है। अपने प्लेयर के डिवाइस में सुबारू ने फिर से न्यूज चेक की। एक नुरोगामी सुबारू नाम का बंदा चौथे फ्लोर रेड के लिए 80,000 लोगों के साथ लाइव था। कमेंट्स से पता चला कि ये 8वीं बार कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा मिलता जुलता नाम और उसका मास्क देखकर सुबारू चिढ़ गया। अचानक कोई उसे 20,000 क्रेडिट्स भेज देता है, तो लड़का थैंक यू कहता है। लगता है स्ट्रीमर्स को मिशन भी भेजे जा सकते हैं। 3 और व्यूअर्स मिशन भेजते हैं, जैसे कि साबित करो तुम कर सकते हो। प्रोटैगोनिस्ट जलन से कांप उठता है, क्योंकि वो यहाँ जान जोखिम में डाल रहा था और उसकी कॉपी आराम से पैसे कमा रही थी। सुबारू सच में चिढ़ जाता है और कुछ सेकंड स्ट्रीम देखता है, फिर तुरंत खड़ा होकर अपना काम करने निकल पड़ता है। वो तलवार निकालता है, जिसे उसने एक ऑर्क के अंदर सावधानी से छिपाया था, और खुद को तैयार करता है, क्योंकि पूरा गैंग उसकी तरफ आ रहा था। उनमें ऑर्क जनरल भी था, जो सबसे स्ट्रांग और बॉस था। भले ही इस बार उसके पास जहरीले स्पाइक्स नहीं थे, सुबारू कहता है उसके पास इससे बेहतर कुछ है। डेमन स्वॉर्ड उसकी हेल्थ एब्जॉर्ब करती है और उसके स्टैट्स बूस्ट हो जाते हैं। फिर वो छोटे वालों के ऊपर से कूदता है और कहता है उसके पास उनके लिए टाइम नहीं है, और बिजली की तरह बॉस की तरफ दौड़ता है। एक सेकंड में वो उसके सिर तक पहुंच जाता है और अगले ही सेकंड मॉन्स्टर को साफ काट देता है। इस तरह वो डंजन क्लियर कर देता है और बेवकूफ़ी ना करते हुए एक प्राचीन मास्क उठा लेता है। दूसरों जैसा एक्ट करना पैसा कमाने का अच्छा तरीका था, तो वो मास्क पहन लेता है और सोचता है कि जो वो पहले से जानता है वही करेगा। आखिर इन सब कॉपी करने वाले स्ट्रीमर्स के बीच असली सुबारू वही था। एंटरटेनमेंट कंपनी सिन में नारुगामी को स्ट्रीम शुरू करता है और एक लड़की उसे देखती है, लेकिन एक पल में वो गुस्से से चिल्लाती है और अपने कलीग को डरा देती है, जो कुर्सी से उछल पड़ता है। वो गुस्से में है कि 5 लोग मिलकर भी डंजन क्लियर नहीं कर पाए। दोस्त पूछता है क्या हुआ, क्योंकि पहले क्लियर करने वालों को 1000 क्रेडिट्स मिलने वाले थे। फिर वो बताती है कि सुबी किटसची नाम के किसी बंदे ने सब गड़बड़ कर दिया, और शायद वो सुबारू का फैन है, क्योंकि असली वाला गायब है और बाकी लोग उसका नाम यूज कर रहे हैं। उसके लिए ये स्ट्रीम्स डेड हो चुकी थी, क्योंकि सब सुबारू की नकल कर रहे थे। वो ये भी सोचती है कि बेसिक्स जाने बिना ये नालायक अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, जो बेइज्जती वाली बात है। दोस्त पूछता है कि उसने टावर छोड़कर यहाँ काम क्यों शुरू किया। थोड़ा सोचकर वो कहती है कि उसे बोरिंग लगने लगा था। असल में दोस्त को भी ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने भी छोड़ दिया था। उसे पता था
कि वो नुरुगामी से मिलने के लिए चढ़ रही थी और फिर मोटिवेशन खो बैठी। खैर, लड़की चिल्लाती है कि एक एक्सीलेंट किड आ गया है, लेकिन क्योंकि उसने भी मास्क पहना था, दोनों लगभग बेहोश हो गए। लड़का पूछता है कि उसकी कलीग सेकंड फ्लोर की इतनी बेकार स्ट्रीम क्यों देख रही है, लेकिन वो मानती है कि जब भी कोई वो मास्क पहनता है तो उसे थोड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है और वो उसे 1000 क्रेडिट्स का बेट हारने पर चार्ज भी करती है। सेकेंड फ्लोर के एंट्रेंस पर प्रोटैगोनिस्ट सोचता है कि जगह कुछ खास नहीं है, लेकिन ये जानकर कि एक व्यूअर देख रहा है, उसे थोड़ा प्रेशर फील होता है। लोनी अकाउंट वाली लड़की पूछती है क्या ये उसकी पहली कोशिश है, तो सुबारू कहता है हाँ। लू मनी कहती है बेहतर होगा वो स्ट्रीम ना करे और पहली बार पर फोकस करे, लेकिन तभी एक बैड मॉन्स्टर वहां आ जाता है। वो पूरी ताकत से उसकी तरफ आता है, लेकिन सुबारू उसका सिर पकड़कर उसे आटे की बोरी की तरह जमीन पर पटक देता है। फिर प्रोटैगोनिस्ट पूछता है कि लव अभी भी टेंशन में है। इस फ्लोर का गोल है डंजियन क्लियर करके जिंदा बाहर निकलना। एक और इंसान स्ट्रीम में आता है, लेकिन लड़की बार बार कहती है कि प्रोटैगोनिस्ट ग्रीडी ना बने, तो वो उसे थैंक यू कहता है, लेकिन चेतावनी देता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि वो खुद स्ट्रांग बनना पसंद करता है बिना दूसरों पर डिपेंड किए। जाहिर है सब उसे पागल समझते हैं और कम से कम उसका नाम ऑडियंस खींचने में मदद कर रहा था। पहले मैच में एक जमीन वाला क्रिएचर सीधे हीरो की टांग पर झपटता है, लेकिन वो तलवार निकालता है और मॉन्स्टर को हराकर कहता है कि फिलहाल वो थोड़ा रश करेगा। वो मड मरमैन को हराता है और 2 अचीवमेंट पॉइंट्स कमाता है। उसके बाद कई विशाल बैट्स उड़ते हुए आते हैं, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट कुछ स्विंग्स में सबको काट गिराता है। इसीलिए हीरो कहता है कि अगर साउंड पर ध्यान दो तो समझ आ जाएगा कितने आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। व्यूअर्स हैरान थे और सुबारू कहता है कि वो और बात करेगा। ये अभी काफी नहीं था, वो ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट्स कमाना चाहता था। लोग बहस कर रहे थे कि वो शांत रहकर सही कर रहा है या बड़ी मार खाने वाला है, और सच में ऐसा ही लगता है क्योंकि प्रोटैगोनिस्ट उस जगह पहुंचता है जो बैट्स के नेस्ट जैसी लगती है। उसे वहां देखकर चैट बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन कोई 100 क्रेडिट्स का मिशन छोड़ता है कि अगर वो सबको मार दे तो उसे मिलेंगे स्ट्रीमिंग कंपनी में वापस। लड़का चिल्लाता है कि उसकी कलीग वहां इतना फोकस क्यों कर रही है। वो माफी मांगता है, लेकिन फिर भी लड़की स्क्रीन से चिपकी रहती है। वो कहती है कुछ अलग है। वो कर्ज चुकाने की बात करने लगता है, लेकिन लड़की कहती है बात वो नहीं है। लड़का समझ नहीं पाता, लेकिन ये सही था क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर्स अकेले उड़ा रहा था, तो मास्क पहनने वालों पर ध्यान देने की उसकी आदत काम आ गई। अतीत में सुबारू की तारीफ होती थी क्योंकि काउंटर होने पर भी उसकी ब्रीदिंग और फोकस नहीं बदलते थे। दूसरों को उसकी टेक्निक हमेशा हल्की लगती थी, जैसे उसे पहले से पता हो दुश्मन क्या करेगा। फिर प्रोटैगोनिस्ट थोड़ा सोचता है और कहता है कि उसे नहीं पता वो क्या अलग कर रहा है, और समझाता है कि नॉर्मल लोग उसकी नकल नहीं कर सकते। शिगुरु को भी पहले अजीब लगा था, और फिर सुबारू समझा कि फैसला लेने के लिए आंखों में देखना ही की है। वन नाइट बैट्स हमेशा सिर आगे झुककर अटैक करते हैं, इसलिए जितने ज्यादा होंगे उतने ज्यादा ओपनिंग्स दिखेंगी, और सुबारू एक ही मूव से सबको काट देता है। व्यूअर्स के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसी थी जैसे कहो अगर पैर हिलाओगे तो चल पाओगे। आखिर में लुवानी उसे याद दिलाती है कि क्रेडिट्स कलेक्ट करना मत भूलना, लेकिन वो प्लेयर किट से काफी देर तक छेड़छाड़ करता रहता है और चुप रहता है। फिर मान लेता है कि उसे एक्सेप्ट करना नहीं आता। व्यूअर्स यकीन नहीं कर पाते कि वो इतना क्लूलेस है, लेकिन लू उसकी मदद करती है और लड़का टाइम बर्बाद किए बिना सीधे अगले ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ जाता है। सूट कंपनी में लड़की खुशी से चिल्ला उठती है। वो कहती है ये बहुत बुरा है, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो इसे एंजॉय कर रही थी। जैसे ही लड़का शिकायत करता है, वो पूछती है क्या उसने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है। वो कहता है कि सेकंड फ्लोर बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन लड़की मानती नहीं कि इससे हीरो कम अमेजिंग हो जाता है। वो इतनी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि उसे ये डेस्टिनी लगने लगता है, और वो गलती से ये भी बोल देती है कि शायद ये नुरोकामी सुबारू का रीइंकार्नेशन है, जैसे मनवा में होता है जब टॉपिक सुबारू का हो। लड़की तो उसका नाम लेते लेते ही चक्कर खाने लगती है, लेकिन सैगोन नाम का उसका दोस्त उसे बीच में ही रोक देता है, इससे पहले कि वो प्रोटैगोनिस्ट के पीछे जाने का सोचने लगे। असल में वो यही करना चाहती थी, लेकिन सीन एक इन्वेस्टर की तरह सोच रहा था। वो कहता है कि अगर उन्होंने ये बात बॉस को बताई तो उन्हें डांट पड़ेगी। दोनों में बहस होती है, लेकिन लू अभी के लिए मान जाती है क्योंकि वो हीरो की लाइव स्ट्रीम देखती रहती है। आखिरकार प्रोटैगोनिस्ट डंजियन के सबसे इंपॉर्टेंट एरिया में पहुंच जाता है। वहां आखिरी जगह थी जहां से इसे कंप्लीट करना था। वो गेट से टिककर खड़ा होता है और वो अपने आप खुल जाते हैं। अंदर एक सोता हुआ मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो मॉन्स्टर वॉरियर वुल्फ था जिसका नाम ग्रेग था, और वो इस फ्लोर का बॉस था। मिशन का ऑब्जेक्टिव था वॉरियर वुल्फ का रिस्पेक्ट टेस्ट के जरिए हासिल करना। वो एक गार्डियन था, लेकिन किसी ने 3000 क्रेडिट्स ऑफर किए अगर वो वुल्फ को हरा दे। प्रोटैगोनिस्ट की हालत में वो अमाउंट काफी बड़ा था, इसलिए वो टेंशन में आ गया। आखिर में मॉन्स्टर धीरे धीरे हिलने लगा, फिर जमीन से उठा और हमारे हीरो से बात करने लगा। सबसे पहले वुल्फ पूछता है क्या प्रोटैगोनिस्ट सच में अकेला आया है। फिर हीरो कहता है अगर चाहे तो चेक कर ले। ग्लेग मानता है कि उसे वो इंटरेस्टिंग लगता है
और उसकी स्मेल एक बहुत अच्छे वॉरियर जैसी है। वॉरियर ट्राइब के वुल्फ्स खुशबू से पहचान सकते हैं कि सामने वाला कैसा इंसान है। बेसिकली एक सेकंड में वुल्फ सुबारू को आगे बढ़ने की परमिशन दे देता है, लेकिन हीरो माफी मांगकर कहता है कि उसका टारगेट खुद ग्रेग है, जिससे वुल्फ कंफ्यूज हो जाता है। सुबारू समझाता है कि उसके पास उसे मारने का मिशन है, और स्मेल से ग्रेग ये समझ जाता है। वापस सीन में दोनों वर्कर्स बॉस से बात करने जाते हैं। जॉन टेल नाम का आदमी कंप्यूटर पर टाइप करता है और पूछता है प्रोटैगनिस्ट की ऑडियंस कितनी है। सेज शिली कहता है करीब 20 लोग, लेकिन लव बीच में बोलती है कि अब 30 पार हो चुके हैं। बॉस पूछता है क्या दोनों उससे मजाक कर रहे हैं। लड़की का असली नाम हत्सुका है और उसे डांट पड़ती है कि वो किसी पोटेंशियल वाले को क्यों नहीं लाई। बॉस कहता है बेहतर होगा वो खुद स्ट्रीमर बन जाए, क्योंकि वो काफी स्किल्ड है। लेकिन लड़की इग्नोर कर देती है और बताती है कि सुबारू के 40 लोग लाइव हैं। डंजियन में वुल्फ खुद को डिफेंड करने के लिए तैयार होता है और प्रोटेगोनिस्ट कोशिश करता है ज्यादा सोचे बिना बस एक्ट करे। वो अपनी डेमन स्वॉर्ड निकालता है और शांत रहने पर फोकस करता है, भले ही ये उसकी पहली बार हो। मॉन्स्टर तेज स्पीड से उस पर झपटता है और वो आखिरी सेकंड में डिफेंड कर लेता है। ग्रेग अपने शार्प क्लॉज निकालकर लड़के पर वार करने की कोशिश करता है। प्रोटेगोनिस्ट पीछे धकेला जाने लगता है और समझ जाता है कि दुश्मन काफी स्ट्रांग है। जैसा वो पहले सोच चुका था, ब्रूट फोर्स से जीतना नामुमकिन है, इसलिए वो अभी के लिए डॉज करने पर फोकस करता है। ग्रेग उसकी तारीफ करता है, लेकिन कहता है कि उसके खिलाफ उसका कोई चांस नहीं है। हीरो सही टाइम पर उसके क्लॉज पर वार करता है और परफेक्ट डिफेंस बनाता है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी पीठ दीवार से लग जाती है। मॉन्स्टर कहता है उसे ये फाइट थोड़ी मजेदार लगी और लड़के से गुड बाय बोलने को कहता है। जब ग्रेग हमला करता है, सुबारू पूरा फोकस नीचे से निकलकर भागने पर लगा देता है। वो वुल्फ का अटैक पैटर्न समझ लेता है और उसे दीवार से टकराकर फंसने पर मजबूर कर देता है ताकि वो अटैक कर सके। सुबारू टाइम बर्बाद नहीं करता और कई कट्स लगाकर आखिरी ब्लो दे देता है, जिससे फाइट खत्म हो जाती है। आखिर में ग्रेग बुरा नहीं मानता और फिर से सुबारू की टैलेंट की तारीफ करता है, फिर जमीन पर गिरकर हार मान लेता है। प्रोटेगोनिस्ट की सारी स्किल्स लेवल अप हो जाती है और उसे 500 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं। चैट पागल हो जाती है और उसे मिशन से 3000 क्रेडिट्स भी मिलते हैं। अब उसके पास 3150 क्रेडिट्स और 618 अचीवमेंट पॉइंट्स हैं और अगले लेवल का दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके सामने एलिमेंट ऑप्शन के कई मैसेज आ जाते हैं। करीब 16 ऑप्शन थे और ये प्लेयर की टैलेंट पर डिपेंड करता था। अगर उसने यहाँ थंडर पाथ नहीं चुना होता तो उसे अपना नाम बदलना पड़ता। वापस सूट कंपनी में माहौल बदल जाता है और सब लड़की की तरह एक्साइटेड हो जाते हैं। अत्सुका कहती है अब 60 लोग लाइव हैं और ये नॉर्मल नहीं है। बॉस मानता है ये इम्प्रेसिव है, क्योंकि उसने वुल्फ को भी हरा दिया। फिर भी सुबारू एक नौसिखिया है और उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है, लेकिन इस बार हत्सुका जॉन से बेट लगाने को कहती है। वो कहती है अगर सुबारू थंडर को कंकर नहीं कर पाया तो वो और उसका दोस्त 5 साल तक सैलरी नहीं लेंगे। कुनान तुरंत चिल्लाता है कि वो इससे सहमत नहीं है, लेकिन जॉन सोचता है उसके पास खोने को कुछ नहीं है। अब तक सिर्फ सुबारू ही थंडर पा सका था, लेकिन हत्सुको कॉन्फिडेंट थी, तो जॉन मान जाता है कि अगर वो कर गया तो उसे हायर करेगा और लड़की अपने दोस्त का मुंह ढक देती है। एलिमेंट चुनने के बाद प्रोटैगोनिस्ट थंडर पाथ की शुरुआत पर पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही कोई उसे धक्का देकर चिल्लाता है सावधान रहो। वो इंसान मुश्किल से खुद और लड़के को बचा पाता है, क्योंकि वहां एक खतरनाक जायंट क्लब लेकर खड़ा था। यंग मैन चिल्लाता है प्रोटैगोनिस्ट क्या कर रहा है और क्या वो मरना चाहता है। फिर सिस्टम मैसेज आता है कि जायंट फ्रैगमेंट को हराओ। कोई समझ नहीं पाता कि ऐसा मॉन्स्टर यहाँ क्यों आया। ये तो वो जायंट था जो चैलेंज के दूसरे हिस्से में आना चाहिए था। हीरो सोचता है शायद ग्रेग को मारने से कुछ बदल गया। जायंट अपना हथियार जमीन पर पटकता है, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट किसी तरह डॉज कर लेता है। वो यंग मैन कहता रहता है कि वो लोग मुश्किल से बचे हैं, लेकिन प्रोटैगोनिस्ट जल्दी खत्म करने पर फोकस करता है, इससे पहले कि वो लोग दखल दें। जायंट जब हथियार उठाता है तो ओपनिंग छोड़ता है, इसलिए हीरो डॉज करता है। जब मॉन्स्टर जमीन पर वार करता है, वो उसके हाथ का सहारा लेकर ऊंचा कूदता है और उसके सिर तक पहुंचकर गर्दन पर वार करता है। फिर गर्दन में तलवार घोंपकर बिना पसीना बहाए फाइट खत्म कर देता है और कहता है चुप रहो, लेकिन कहने की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि हारने के बाद वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। जायंट के गिरते ही सिस्टम अनाउंस करता है कि चौथा स्टेज क्लियर हो गया। प्रोटैगोनिस्ट का लेवल और बाकी स्टैट्स बढ़ते हैं और उसे जायंट्स हार्ट नाम का आइटम मिलता है। जो लड़का पहले मदद करने आया था, वो भी ब्रॉडकास्ट देख रहे लोगों की तरह कंफ्यूज है। वो यंग मैन अब ज्यादा विनम्र होकर बात करता है। वो पूछता है सुबारू कौन है, तो वो कहता है वही जो जायंट को हराने आया था। कुछ देर बाद सिटी में प्रोटैगोनिस्ट प्लेयर किट में कमेंट्स देखने लगता है। सब लोग वो आइटम देखना चाहते हैं जो उसने जीता है, क्योंकि वो शायद रेयर है। वो खुद भी क्यूरियस होता है और कहता है सब साथ में देखेंगे। वो अपने सबस्पेस से जायंट्स हार्ट निकालता है, जो एक रेयर रिंग है और वाइटैलिटी व रीजनरेशन बढ़ाती है। उसे थंडर क्लैप नाम का आर्मर भी मिलता है, जिसमें थंडर पावर है।
लवुकामा सुबारू नाम का व्यूअर 5,000 क्रेडिट्स डोनेट करता है ताकि सुबारू थंडर ले सके। इतने लोग इतनी उम्मीद लगाए बैठे थे। तब सुबारू को एहसास होता है कि शायद वो पहले भी खास था। अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर नॉक होता है। वही पहले वाला लड़का एक ब्लॉन्ड नाइट के साथ अंदर आता है। वो देरी के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो नाइट विलेज के कैप्टन सेलियस को लेकर आया है। दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और जायंट अटैक्स पर बात शुरू करते हैं। यंग मैन बताता है कि नाइट्स 24 घंटे अलर्ट रहते हैं और सिटीजन्स भी, इसलिए उसने सुबारू को पहले खराब तरीके से रिसीव किया था। ये वक्त टफ था क्योंकि प्रोटेगोनिस्ट ने उनकी गैर मौजूदगी में जाने बचाई। पेलिस उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन हीरो कहता है उसने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। पेलिस विलेज का चेहरा है। वो एक बहादुर नाइट है जो जायंट रेस का सामना करता है। टॉपिक बदलते हुए नाइट कहता है कि उन्होंने जायंट चीफ ढूंढ लिया है और वो अपनी जान दांव पर लगाकर इसे हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। फिर दोनों प्रोटेगोनिस्ट के सामने झुकते हैं और विलेज बचाने में मदद मांगते हैं। चैट में सब कहते हैं वो नहीं चाहते पेलुस मरे, लेकिन सुबारू को याद है स्टोरी के अनुसार अगले स्टेज में नाइट का अंत अच्छा नहीं होता। फिर भी वो लड़के से सिर उठाने को कहता है और कहता है कि वो समझता है और जितना हो सके मदद करेगा। नाइट शुक्रिया कहता है और 5वां स्टेज शुरू हो जाता है। दोपहर ढलते ढलते कई वॉरियर्स प्रोटैगोनिस्ट के साथ जायंट चीफ की लोकेशन पर जाते हैं। वो प्लेयर किट देखता है जो कमेंट से भरा था और व्यूज बढ़ रहे थे, लेकिन आखिर में नाइट ग्रुप को रुकने का ऑर्डर देता है क्योंकि आगे एक जायंट की लाश पड़ी थी। वो उसी जायंट चीफ की लाश थी जिसे वो ढूंढ रहे थे। पेलूस कहता है वो आगे जाकर ध्यान खींचेगा और हीरो पीछे रहेगा, लेकिन प्रोटेगोनिस्ट उसे बेवकूफ़ी करने से पहले रोक देता है। अचानक जमीन कांपने लगती है और सब गिरने से बचने के लिए खुद को संभालते हैं। फिर हीरो चेतावनी देता है कि वो चीज़ पहले ही जाग चुकी है। जब मॉन्स्टर ग्रुप की तरफ देखता है तभी जमीन से कई सारे जायंट्स निकल आते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं। पेलूस को लगता है कि वापस लड़ने का कोई तरीका नहीं है। फिर सबसे बुरा सीन शुरू होता है जब वॉरियर्स उन अबोमिनेशंस के हाथों पकड़े जाते हैं और जिंदा निगल लिए जाते हैं। ये सब बाकी लोगों के सामने हो रहा था जिनकी बारी अबली थी, और उन मॉन्स्टर्स के चेहरों पर साइकोपैथिक स्माइल थी। पेलास तुरंत चिल्लाता है कि सब लोग पहाड़ के बेस की तरफ रिट्रीट करें। जब यह डिजास्टर शुरू होता है कुछ नाइट्स शॉक में थे और कुछ खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे। उनमें से एक अपना होश खो बैठता है क्योंकि वो अपने भाई को मरते देखता है। फिर पेलूस चिल्लाता है कि सब भागो, ये ऑर्डर है। वो कहता है अपने परिवार और विलेज के बारे में सोचो, क्योंकि अगर यही मर गए तो सब खत्म हो जाएगा। आखिर में सिर्फ पेलूस और फाल्कन फ्रंट लाइन पर रह जाते हैं, लेकिन प्रोटेगोनिस्ट भी एक कदम पीछे हटे बिना खड़ा रहता है। ब्लॉन्ड चिल्लाता है कि उसे भी भागना चाहिए और किसी और दिन नाइट्स को लीड करना चाहिए, लेकिन प्रोटेगोनिस्ट कहता है ये बात उसे खुद कहनी चाहिए। वो पूछता है ब्लॉन्ड क्यों नहीं भाग रहा और समझाता है कि जब तक वो यहाँ है वो पूरी ताकत से नहीं लड़ पाएगा। पेलुस कहने की कोशिश करता है कि वो किसी फॉरेनर को अकेला छोड़कर नहीं भाग सकता, लेकिन प्रोटेगोनिस्ट जिद करता है। आखिर ब्लॉन्ड मदद लाने के लिए निकल जाता है और क्योंकि वो अपनी जान का कर्जदार है वो उम्मीद करता है कि सुबारू सुरक्षित वापस आए। सारे जायंट्स खड़े होकर प्रोटेगोनिस्ट पर फोकस करते हैं, लेकिन वो पहले अटैक होने का इंतजार नहीं करता और दौड़ना शुरू कर देता है। वो चिल्लाता है कि वो इन मॉन्स्टर्स का ओपोनेंट बनेगा और एक का पैर काट देता है, फिर पास खड़े दूसरे जायंट को भी काट देता है। मॉन्स्टर्स अब सुबारू पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं क्योंकि एक झपक में उसने दो को हरा दिया। भले ही ये एक टेस्ट था, हीरो पीछे रहने वाला नहीं था। जब फाइट चल रही थी ब्लॉन्ड बिना रुके भाग रहा था, लेकिन एक पल में उसे खुद पर गुस्सा आता है कि उसने भागने को मान लिया। प्रोटैगोनिस्ट की चैट को यकीन नहीं हो रहा कि वो सच में लड़ेगा। थ्योरी में पेलुस को यहाँ मरना था, लेकिन सुबारू जानता था कि वो सबको बचा सकता है, इसलिए वो बैटलफील्ड में बना रहता है और एक अटैक में दो और मॉन्स्टर्स गिरा देता है। तलवार लगातार घुमाते हुए वो एक और को हवा में उछाल देता है और डेमन स्वॉर्ड लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब करती रहती है। सुबारू थकने लगता है, इसलिए वो रास्ता साफ करने के लिए दौड़ता है ताकि जल्दी चीफ तक पहुंचे। वो जायंट्स के शरीरों का इस्तेमाल खुद को आगे उछालने के लिए करता है। वो छोटे मॉन्स्टर्स के ऊपर से कूदता है और दूसरे पर उतरता है, लेकिन रुकता नहीं। सुबारू एक जायंट के सिर से दूसरे पर कूदता रहता है और उसका इक्विपमेंट उसकी स्टेमिना में हेल्प करता है। उसे सच में चीफ को ढूंढना था और किस्मत से वो उसे भीड़ के बीच देख लेता है। चीफ भी प्रोटेगोनिस्ट को मारने के लिए तैयार दिखता है। सुबारू और चिंतित हो जाता है क्योंकि अगर उसने अभी फाइट खत्म नहीं की तो वो मरेगा। जब मॉन्स्टर अटैक की तैयारी करता है वो उम्मीद करता है कि उसकी चाल काम करे। सुबारू अपनी उंगलियां चटकाता है और आर्मर की थंडर क्लैप एबिलिटी एक्टिव करता है। थंडर जायंट्स को चोट पहुंचाती है, लेकिन जो उन्हें पागल करता है वो उसकी आवाज है, इसलिए वो सब बेकाबू होकर तड़पने लगते हैं। यहाँ तक कि बॉस भी इससे बच नहीं पाता, तो प्रोटैगोनिस्ट उसके ऊपर कूदकर मौका नहीं गंवाता और तलवार उसकी गर्दन में घोंप देता है। ये मूव इतना तेज था कि मॉन्स्टर रिएक्ट भी नहीं कर पाया और पीछे गिर पड़ा और सिस्टम में अनाउंस किया कि सुबारू जीत गया। प्रोटैगोनिस्ट के सारे स्टैट्स काफी बढ़ जाते हैं और चैट हैरान रह जाती है।
सुबारू सोचता है अगर ये नॉर्मल मंगा होता तो वो कूल पोज मारता, लेकिन मौसम खराब हो रहा था। ग्रीड बेट अब स्टेमिना रिस्टोर नहीं कर पा रही थी। इस स्टेज को क्लियर करने के बाद भी मॉन्स्टर्स एग्जाम खत्म होने तक गायब नहीं होते। आगे बढ़ना अब ऐसी सिचुएशन थी जिसके लिए वो तैयार नहीं था, क्योंकि वो लगभग गिर ही चुका था। लेकिन जैसे ही स्टेज 5 पूरा हुआ, आसमान बंद हो गया और बादलों से एक काला जायंट थंडर सीधे सुबारू पर गिरा। उसी वक्त सब कुछ एक साथ हो रहा था। जंगल के बीच एक केबिन में रीना प्लेयर किट देखते हुए बैठी थी। शिगुरा आती है और पूछती है वो क्या कर रही है। वो कहती है वो बस हवा एंजॉय कर रही है। शिगुरा मानती है कि रीना को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि जल्द ही उनका अंत आने वाला है। जब वो सीरियस बात करने की कोशिश करती है तो उसकी दोस्त इग्नोर कर देती है। फिर लड़की क्यूरियस हो जाती है कि वो क्या देख रही है जो इतना इंटरेस्टिंग है। रीना दिखाती है कि वो नारुकामी सुबारू नाम के बंदे की लाइव स्ट्रीम देख रही है। लेकिन जैसे ही शिगुर कहती है कि शायद वो लीडर हो सकता है, रीना चिढ़ जाती है। वो कहती है वो बस एक परेशान करने वाला स्ट्रीमर है जो सेकंड फ्लोर पर है, और उसे अपने दोस्त की बात याद आती है। अगर सुबारू जिंदा होता तो काजुकी अब तक बर्बाद हो चुका होता। रीना जानती है लीडर मर चुका है और चाहती है उसकी दोस्त भी मान ले, लेकिन वो मानती नहीं। रीना चिल्लाकर पूछती है हीरो कब तक छिपेगा, और शिगुर पलटकर पूछती है क्या वो लोग भी बस देखते रहेंगे। रीना कहती है वो बस टाइम पास के लिए देख रही है, लेकिन दोबारा देखने पर चौंक जाती है। शिगुर भी देखती है और वही शौक वाला चेहरा बना लेती है। टेस्ट में प्रोटेगोनिस्ट जायंट्स पर थंडर एलिमेंट यूज करता है और अपनी डेमन स्वॉर्ड पर भी इलेक्ट्रिसिटी डाल देता है। वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और एक नहीं बल्कि पास आने वाले सभी जायंट्स को काट देता है। जब सब खत्म होता है, सुबारू समझता है कि अब उसमें वापस चलने की ताकत नहीं है। उसने मॉन्स्टर्स हरा दिए, लेकिन खुद को बहुत ज्यादा पुश कर दिया। खुशकिस्मती से वो अकेला नहीं था। पेलास सच में मदद लाने गया था और हीरो को वहां पाकर उसकी मदद को दौड़ता है, लेकिन प्रोटेगोनिस्ट बोल भी नहीं पाता और आंखें बंद करके बेहोश हो जाता है। एंटरटेनमेंट कंपनी में माहौल टेंशन भरा है, क्योंकि उन्होंने ब्रॉडकास्ट देखना बंद कर दिया है। सजन और जॉन लड़की को दिलासा देने का तरीका सोचते हैं और वो रोती हुई लगती है, लेकिन असल में उसका चेहरा शर्म से लाल था। उसने हीरो को मैसेज भेजा था और नहीं चाहती थी कि वो इसे सिर्फ बिजनेस समझे, लेकिन सीन याद दिलाता है कि वो वर्क कॉन्टैक्ट ही था। हत्सुका चिल्लाती है कि वो मैनेजर से ज्यादा फैन है, तो ये नॉर्मल है। टॉपिक बदलते हुए वो कहती है उसने ये डायरेक्टर को बता दिया है। थंडर पावर जो पहले सिर्फ सुबारू के पास थी, अब उसके और नए प्लेयर्स के पास है। जॉन को यकीन है कि लड़के ने कुछ खास किया है। अचानक सीन बताता है कि हीरो ने ईमेल पढ़ लिया है और हत्सुका खुशी से लगभग बेहोश हो जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसने बस देखा है। लड़की का सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। उसी दिन एक स्ट्रीमर जो प्लेयर कॉम्बैट एनालाइज करता है काम शुरू करता है। ओकुआई ने अपने ओपिनियन और ट्यूटोरियल से बड़ा नाम कमाया है। वो कई प्लेयर्स के वीडियो ध्यान से देखता है, जिसमें कुरोकावा, अमान और काजुकी भी शामिल हैं। ओकुआई मानता है कि सुबारू एक लेजेंड है और उससे बेहतर कोई नहीं। वो व्यूअर्स को धन्यवाद देता है और आज का टॉपिक सुबारू बताता है। वो लाइव टॉपिक्स चेक करते करते प्रोटेगोनिस्ट की स्ट्रीम पर पहुंच जाता है। वो भी हीरो की एबिलिटी देखकर चिंतित हो जाता है, जो अपनी नई पावर शानदार तरीके से यूज कर रहा है। होकुआई समझाता है कि हीरो फ्लो कंट्रोल कर रहा है और बिना एनर्जी वेस्ट किए तलवार में सही फोर्स डाल रहा है। उसे कुछ भी क्रिटिसाइज करने लायक नहीं दिखता और वो समझ जाता है लोग इसे नहीं समझ रहे। वो कहता है ये लड़का आगे चलकर बड़ा नाम बनेगा और सबको ध्यान देना चाहिए। आखिर में वो लगभग अपनी यूनिक एबिलिटी यूज करना भूल जाता है, लेकिन हॉक्स आई से देखकर कहता है कि लड़के का कंट्रोल अब पीक सुबारू से भी बेहतर है। अगले दिन प्रोटैगोनिस्ट घबराकर जागता है। सिस्टम बताता है कि स्टेज 6 अभी पॉज है और पूछता है क्या वो चैलेंज रोकना चाहता है। थकान नॉर्मल होने के बावजूद हीरो अभी भी काफी थका महसूस करता है। प्लेयर किट में वो देखता है कि सोते समय उसकी ऑडियंस बढ़ गई। वो माफी मांगता है कि उसे आराम करना होगा और ब्रॉडकास्ट खत्म कर देता है। प्रोटैगोनिस्ट चैलेंज के वेटिंग रूम में टेलीपोर्ट होता है और आगे एक गेट देखता है। तभी हत्सुका का मैसेज आता है कि वो प्रपोजल पर ध्यान दे। सुबारू पहले सोचता है ये स्पैम है, लेकिन चेहरा बदल जाता है जब देखता है कि ये एंटरटेनमेंट कंपनी सुतिन से आया है। बाद में सिटी में वो प्लेयर किट देखता है और कंपनी के बारे में जानता है जो प्लेयर्स में इन्वेस्ट करती है और काफी बड़ी है। सिन का एफिलिएटेड स्ट्रीमर होवाई हमारे हीरो की इतनी तारीफ करता है कि वो वायरल हो जाता है। सुबारू देखता है कमेंट सेक्शन वॉर जोन बना हुआ है, लेकिन तारीफ से खुश होकर हुवाई को उसके अच्छे टेस्ट के लिए थैंक यू कहता है। बाहर इसाज उसकी तरफ बढ़ता है। जैसे ही वो सुनता है कि हीरो में पोटेंशियल है, वो गुस्से से भर जाता है, क्योंकि लड़का अभी सेकेंड फ्लोर पर है। इसाज खुद को संभालता है ताकि कंट्रोल ना खो दे, लेकिन जैसे ही वो टैवर्न में घुसता है उसे अंदर प्रोटेगोनिस्ट दिख जाता है और उसका मूड बदल जाता है। इसाज बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सुबारू इग्नोर कर देता है। वो टेबल पर जाता है और हीरो की गर्म कॉफी उस पर फेंक देता है। इसाज कहता है सेकंड फ्लोर छोटा है, लेकिन हीरो फिर भी ध्यान नहीं देता।
ब्लॉन्ड फिर से कॉफी और स्वीट्स मांगता है जो उसने पहले मांगे थे, लेकिन सुबारू उठने लगता है तो वो गुस्से में चिल्लाता है। वो कहता है उसने पहले ही चेतावनी दी थी। फिर वो प्रोटेगोनिस्ट को पकड़कर कहता है अगर जीना है तो माफी मांगो, लेकिन हीरो उसका हाथ झटक देता है और कहता है अब उसके पास इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। सुबारू कहता है ये कॉफी का बदला है और निकल जाता है। इसाच रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सुबारू पीछे मुड़े बिना दरवाजा पटक देता है। ब्लॉन्ड मानता है वो शांति से टावर चढ़ना चाहता था, लेकिन ऐसे ट्रैश की तरह ट्रीट होने के बाद उसने अपना मन बदल लिया क्योंकि उसे लगा वो बहुत सॉफ्ट था। केबिन के बाहर प्रोटेगोनिस्ट किड देखता है और जंगल के उस लकड़ी के घर में किसी को मैसेज भेजता है क्योंकि उसने रीना को मिलने के लिए मैसेज किया था। सेकंड फ्लोर की एक अंधेरी गुफा में कई मॉन्स्टर्स प्रोटेगोनिस्ट द्वारा हरा दिए गए हैं। वो बॉस रूम में जाने की तैयारी करता है जहां लिजर्ड किंग छिपा है। उसकी ग्रीड बेट अब लेवल 3 पर है और वो इसकी आदत डाल चुका है। अचानक आग की चिंगारी एक जायंट लिजर्ड सलामेंडर में बदल जाती है जो बॉस है और पागलों की तरह दौड़ता है। पिछली बार जैसा हादसा न हो इसलिए सुबारू पहले थंडर टेस्ट करना चाहता है कि वो कितना आगे जा सकता है। वो पहले पैरों में थंडर पावर डालता है और ऊंचा कूदकर सलामेंडर पर वार करता है। सुबारू अपने पुराने शरीर की तरह एक्ट करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे चढ़ने से पहले फायर ब्लास्ट छोड़ देता है। वो डेमन स्वॉर्ड में थंडर डालकर आग को काट देता है, लेकिन थकान बढ़ जाती है। आखिर में मॉन्स्टर के ऊपर चढ़कर वो पूरी ताकत से उसे 2 हिस्सों में बांट देता है और उसकी पीठ पर पैर रखकर डंजियन खत्म करता है। डंजियन एग्जिट पर वो देखता है कि थकान धीरे कम हो रही है और उसके पास अभी भी खर्च करने को काफी है। समस्या ये है कि ग्रीड बेड को बढ़ाने के लिए अब 40,000 क्रेडिट्स चाहिए। सुबारू बस चाहता है कोई उसे अच्छा जॉब ऑफर कर दे। उसी वक्त जंगल के पीछे से कोई उसका नाम पुकारता हुआ आता है। वो इंसान हंस रहा था और कह रहा था कि बचपन से जानने के बावजूद वो उसे अब भी हैरान कर देता है। सुबारू कहता है कि वो काफी परसिस्टेंट है, तो इसाज तुरंत बोल देता है कि उसकी पेशेंस की भी लिमिट है और हीरो के बहुत करीब आकर कहता है कि शायद ये दोनों की आखिरी मुलाकात होनी चाहिए, जिससे सुबारू क्यूरियस हो जाता है। स्टार्टिंग सिटी के मेन एरिया में हॉक आइज वाला लड़का एक नॉर्मल वाइन शॉप में घुसता है। अंदर सेम कंपनी का प्रेसिडेंट जॉन उसे बैठने के लिए बुलाता है। दोनों नॉर्मल बातों पर चर्चा करते हैं, जैसे काम कैसा चल रहा है। फिर हुक्वाई कहता है कि बस ठीक ठाक है, लेकिन जॉन कहता है कि ये नॉर्मल है और उसकी ऑडियंस बिना वजह नहीं जाएगी। खैर, दोनों जल्दी ही असली टॉपिक पर आ जाते हैं क्योंकि वो सिर्फ चाय पीने नहीं आए थे। प्रेसिडेंट जानना चाहता है कि हुक्वाई ने प्रोटेगोनिस्ट का क्या इवैल्यूएशन किया, तो जैसा वो पहले कह चुका है वो दोबारा कहता है कि उसका टैलेंट सुबारू से भी बड़ा है। जॉन अपने दोस्त की इंट्यूशन पर सवाल नहीं करता और बताता है कि वो उसे हायर करने का इरादा रखता है। इसलिए हॉक आइज वाला कहता है कि प्रेसिडेंट की बिजनेस नजर कमाल की है। अपने कलीग की राय सुनकर जॉन पक्का कर लेता है कि उसे सुबारू को हायर करना चाहिए। फिर वो स्ट्रीमर से कहता है कि वो प्रोटेगोनिस्ट के साथ कोलैब करे ताकि व्यूज बढ़ें। इसाज कहना शुरू करता है कि डंजियन में अकेले जाने पर बुरी चीजें होती हैं। वो ये भी कहता है कि लड़का यहाँ तक सिर्फ किस्मत से पहुंचा है और उसका मजाक उड़ाता है कि वो सुबारू बनना चाहता है। असल में ब्लॉन्ड चाहता था कि ब्लू आइज लीडर का नाम मिट जाए क्योंकि उससे जुड़ी हर चीज उसे चिढ़ाती थी। सुबारू थोड़ा थक चुका था उस टाइम में जीते जीते जहाँ सबके पास उसके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग्स थी। तो वो पूछता है कि विलेन उसे परेशान करने में इतना ऑब्सेस्ड क्यों है। इसाज तुरंत कहता है कि ये नाम की वजह से है, लेकिन सुबारू जवाब देता है कि सबको उसका नाम पसंद है। समझाने के लिए ब्लॉन्ड याद दिलाता है कि प्रोटेगोनिस्ट जानता है उसका पिता कौन है, लेकिन हीरो अब भी नहीं समझता। फिर इसाज दोबारा कहता है कि वो रेनहार्ट का बेटा है, जिससे सुबारू को वन हिट स्वॉर्ड का सेंट याद आता है। अतीत में प्रोटेगोनिस्ट ने एक फाइट जीती थी और भारी हंगामा मचा था। ब्लू आइज गिर्ज का सुबारू अचानक आया था और रूने टेरा के रैंकर रेनहार्ट को हरा दिया था। ये सब सिर्फ एक अटैक में और एक सेकंड से भी कम में हुआ था। रेनहार्ट दोबारा लड़ना चाहता था, लेकिन उठने की कोशिश करते ही मुंह के बल गिर गया। वर्तमान में इसाज फिर चिल्लाता है कि उसके पिता का नाम मत लो। सुबारू समझने की कोशिश करता है कि नफरत उसके नाम से है या उसके पिता से। वो ये भी समझाने की कोशिश करता है कि होसोई सुबारू ने उस नाम की वजह से बहुत सहा है, लेकिन ब्लॉन्ड इस बकवास बातचीत से तंग आकर दोनों के चारों तरफ आग का घेरा बना देता है। फिर हाथों में फ्लेम मैजिक भरकर जल्दी खत्म करना चाहता है और कहता है कि चुप हो जा और मर जा। इसाज कहता है उसे सुबारू से नफरत है और ये भी कि सब उसे भगवान जैसा ट्रीट करते हैं। हालांकि जो वो जानता है उसके मुताबिक उसी की वजह से उसकी गिल्ड 8वें फ्लोर पर खत्म हुई थी। इसाज कहता है उन्हें यही डिजर्व था और उम्मीद करता है कि वो किसी नर्क में जल रहे हो। ब्लॉन्ड फायरबॉल फेंकता है और कहता है कि उसका लक उसके जन्म के साथ खत्म हो गया था और वो उसके ऊपर फट जाती है। इसाज थक कर सांस लेता है और शिकायत करता है कि उसने अपनी ताकत कंट्रोल नहीं की, लेकिन अगली बार मास्टर स्ट्रीमर के पीछे जाने की सोचकर खुश होता है। जैसे ही वो मास्क शब्द बोलता है, प्रोटैगोनिस्ट विस्फोट से मास्क पहनकर बाहर आता है और पूछता है क्या वो उसके बारे में बात कर रहे थे। इसाज चिल्लाता है कि ये नामुमकिन है कि वो उस फायरबॉल के बाद ठीक हो,
लेकिन प्रोटैगनिस्ट कहता है उसे चिल्लाना पसंद नहीं, और खासकर ऐसे बेवकूफ़ की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं। फिर वो उसे सीधे पेट में मुक्का मारता है और वो घुटनों के बल गिर जाता है। हिट के बाद इसाच ठीक से बोल भी नहीं पाता, तो हीरो उसके चेहरे का मजाक उड़ाता है। इसाच यकीन नहीं कर पाता कि ये हो रहा है। सुबारू उसे एक गेम खेलने को कहता है। वो पूछता है कि अंदाज़ा लगाओ, वो होसोए सुबारू है या मास्टर स्ट्रीमर नारुकामी सुबारू या फिर असली ब्लू आइज गिल्ड वाला नारुकामी सुबारू। इस आज समझने लगता है कि प्रोटैगनिस्ट वही फेमस स्ट्रीम वाला लड़का है, लेकिन उसे लगता है कि ऐसे लूजर के लिए थंडर एलिमेंट पाना कोई बड़ी बात नहीं। वो कहता है कि ऐसा नोबडी इस लेवल पर जीत नहीं सकता, और इसलिए वो खुद को असली ब्लू आइज सुबारू से भी बेहतर मानता है। इसाच गुस्से में फटकर उस पर झपटता है, लेकिन अब सुबारू बेरहमी से रिएक्ट करता है और उसका हाथ काट देता है। ब्लॉन्ड समझने की कोशिश करता है और प्रोटैगनिस्ट पूछता है वो इतना कॉन्फिडेंट कैसे है। इसाच कंफ्यूज रहता है, लेकिन उसे याद आता है जब सुबारू ने होसोई की तकलीफ ऐसे बताई जैसे वो कोई और हो। तभी उसे एहसास होता है कि ये असली सुबारू है, लेकिन ये समझना उसके लिए बेकार था क्योंकि वो पूरी तरह कट चुका था। 2 बार में फाइट खत्म हो जाती है और ब्लॉन्ड बेहोश हो जाता है। फिर हीरो कहता है कि ये होसोई के शरीर उधार लेने का थैंक यू है। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में लोग कहते हैं कि वहाँ सुबारू का फैन है। उन्हें सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट होता है और वो देखते हैं कि वो लाइव स्ट्रीम कर रहा है। बहुत सोचने के बाद हीरो समझता है कि हर वक्त मास्क पहनना अच्छा है ताकि दुश्मन उसकी पहचान ना जान सके। आखिरकार वो इंसान आ जाता है जिसका वो इंतजार कर रहा था। अत्सुका कहती है उससे मिलकर खुशी हुई और बताती है कि मैसेज उसी ने भेजा था। वो अपना इंट्रो देती है, लेकिन उसकी शर्म साफ दिखती है। दोनों इज्जत से हाथ मिलाते हैं और लड़की देखती है कि लड़का असली सुबारू जैसा लगता है, जैसे वो वापस जिंदा हो गया हो और मास्क से चेहरा छिपा रहा हो। सुबारू पूछता है क्या सब ठीक है, और लड़की शर्म से लगभग फट पड़ती है। खासकर उसे याद आता है कि बॉस ने कहा था अच्छा इंप्रेशन बनाना। वो टेंशन में सिर खुजलाने लगती है। फिर प्रोटैगनिस्ट पूछता है क्या वो सुबारू की फैन है। अत्सुका गर्व से कहती है कि वो उसके लाइव देख रही थी जब कोई और नहीं था, और जायंट ट्रायल में वो काफी चिंतित थी। खैर, प्रोटैगनिस्ट उसके सपोर्ट के लिए थैंक यू कहता है। अत्सुका कहती है ये डेस्टिनी थी, इसलिए उसने कंपनी प्रोफाइल से मैसेज भेजा। फिर वो खुद को कंट्रोल करके प्रोफेशनल अंदाज में कॉन्ट्रैक्ट, कमर्शियल्स और इवेंट्स की बात करती है। वो कहती है कंपनी हीरो के ब्रांड के लिए सब करेगी और बदले में उसे बस स्ट्रीमिंग जारी रखनी है। सुबारू पूछता है क्या हर स्ट्रीमर की लाइफ इतनी अच्छी होती है। लड़की समझाती है कि वो स्पेशल है। फिर वो शर्तों पर बोल ही रही थी कि सुबारू पूछता है क्या सारे मैनेजर्स भी उसके जैसे हैं। लड़की कहती है वो उससे बेहतर है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो उसे पसंद कर रहा है या नफरत। लड़की को लगता है वो मुसीबत में है, लेकिन सुबारू सिर्फ ये देख रहा था कि उसका लेवल काफी हाई है। इसलिए वो चुप रहता है, क्योंकि अगर कंपनी मैनेजर इतनी स्ट्रांग है तो उसे और स्ट्रांग बनना होगा। अत्सुका और उदास होने लगती है। अचानक प्रोटैगनिस्ट कहता है कि उसे लगता है वो उस पर भरोसा कर सकता है, और सूटिन एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाथ बढ़ाता है। लड़की खुशी से लगभग रोते हुए उसका धन्यवाद करती है। अगले दिन प्रोटैगनिस्ट लाइव स्ट्रीम खोलता है और 703 लोग जुड़ जाते हैं। वो हैरान हो जाता है कि रातों रात व्यूज इतने बढ़ गए, लेकिन हत्सुका इसके लिए काम कर रही थी। तो वो ऑडियंस को कहता है कि शो एंजॉय करो जो वो देने वाला है। प्रोटैगनिस्ट छठा स्टेज शुरू करता है जिसका नाम लेजेंड ऑफ द थंडर पाथ है। बारिश वाले दिन टेंट के अंदर नाइट्स की टीम आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रही थी। पेलुस पूछता है क्या प्रोटैगनिस्ट आ गया। फाल्कन कहता है नहीं। कोई पूछता है क्या उन पर भरोसा किया जा सकता है, और दूसरा कहता है यकीन करना मुश्किल है कि किसी फॉरेनर ने अकेले जायंट चीफ को हराया। दो और कहते हैं कि ब्लॉन्ड इतना नाइव नहीं होगा अगर उसने उसे फाइट करते देखा हो। लेकिन पेलुस चिल्लाकर कहता है कि बेवकूफ़ी बंद करो, और जैसे ही वो सुबारू की बात कर रहे थे, लड़का सामने आ जाता है। पेलुस तुरंत पूछता है वो ठीक है या नहीं। हीरो कहता है वो ठीक है। बाकियों को उसका मास्क काफी संदिग्ध लगता है। हीरो समझ जाता है कि वो लोग नहीं मानते कि उसने जायंट हराया। उसे याद आता है कि हत्सुका ने माइक्रोफोन म्यूट का ऑप्शन दिया था, तो वो एनपीसी से कहता है कि वो बहुत एरोगेंट है। एक बुजुर्ग नाइट धन्यवाद देता है और कहता है उसका नाम डेल है। सुबारू कहता है मिलकर खुशी हुई, और बूढ़ा कहता है वो विलेज डिफेंड कर रहा था जब हमला हुआ। हीरो तुरंत पूछता है क्या चीफ से ज्यादा स्ट्रांग कोई है। बूढ़ा कहता है असली जायंट्स जो कभी गॉड से लड़े थे कहीं सील कर दिए गए और गायब हो गए, तो जो अब है वो बस उनकी बची हुई परछाइयां हैं। लेकिन डेल लगभग पागल हो जाता है उस जायंट की बात करते हुए जो चीफ के मरने के बाद आया था। कमरे में भारी माहौल हो जाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सोचता है उससे लड़ना आसान है। डेल मदद मांगने की हिम्मत नहीं करता और कहता है हीरो कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसने उसे देखा नहीं। पेलुस चिल्लाता है कि मिलेनियम माउंटेन के टॉप पर एक छिपा हुआ थंडर फ्रैगमेंट है, और लेजेंड कहती है कि जो उसे ढूंढेगा वही विलेज का बेनिफैक्टर होगा। कुछ दिन बाद एक और विलेज में आग लग जाती है और लोग कई जायंट्स से भागते हैं। वहाँ का लीडर जायंट ऐसे बोलता है जैसे उसने अपने बेटे को देखा हो, और एक नाइट को जमीन से उठा लेता है।
फिर हथेली में पकड़कर उसे मसल देता है और कहता है वो अपने बेटे का बदला इंसानी खून से लेगा। सुबारू अराजकता के करीब पहुंच चुका है और पहाड़ से उतरकर शहर में मॉन्स्टर को देखता है। चैक डर जाती है क्योंकि जायंट साइकोपैथ जैसा दिखता है। समय में पीछे जाए तो ब्लॉन्ड ने कहा था जायंट्स 3 दिन में आएंगे और अगर फ्रैगमेंट ना मिले तो भाग जाना। तो हीरो मिलेनियम माउंटेन गया थंडर पावर ढूंढने। वो डरा नहीं क्योंकि उसे भरोसा था कि वो हर चैलेंज पार कर सकता है। समस्या ये थी कि ये वही कैचफ्रेज था जो वो पहले यूज करता था। चैक ने ये रेफरेंस पकड़ लिया। कुछ सपोर्टर्स ने उसके लिए क्रेडिट वाले मिशन सेट किए। यंग मैन घोड़े पर सवार होकर उस जगह पहुंचता है जहां ब्लॉन्ड ने कहा था थंडर फ्रैगमेंट छिपा है। हमारा हीरो रुकता है क्योंकि एक बड़ी पत्थर की दीवार रास्ता रोकती है। वो खोज शुरू करता है। पेलोस ने कहा था फ्रैगमेंट लेजेंड्स में पास हुआ था, लेकिन असल में वो क्या है ये भी नहीं पता। दुर्भाग्य से ब्लॉन्ड को भी नहीं पता कि पावर कैसे मिलेगी, लेकिन उसे यकीन था कि जो थंडर कंट्रोल करेगा वही जायंट्स को हरा सकेगा। ह्यूमन वर्ल्ड में हत्सुका खुशी से बॉस को बताती है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर लिया। वो हंसता है और कहता है कि लड़की आखिरकार ठीक बन गई। हत्सुका थैंक यू कहती है और पूछती है क्या वो पहले अच्छी नहीं थी। जॉन बताता है कि वो हॉक आइज वाले से मिला और फोन रख देता है। कहता है वो जल्द संपर्क करेगा। काम खत्म होते ही लड़की बिस्तर पर लेटकर हीरो की लाइव स्ट्रीम देखती है। उसे स्क्रीन पर देखना और पर्सनली काम करना उसका सपना था। लड़की ने ब्रॉडकास्ट उसी वक्त पकड़ा जब प्रोटैगोनिस्ट ने वो कैचफ्रेज कहा, लेकिन उसे अजीब लगा क्योंकि उसने उसे बहुत नेचुरल तरीके से कहा। पहाड़ की चोटी पर प्रोटैगोनिस्ट थंडर पावर एक्टिव करता है और सब सोचते हैं वो नर्वस है। हीरो ने पत्थर की दीवार में एक छेद बना दिया, लेकिन वो रुका नहीं। वो आगे बढ़ता है और जोर से मुक्का मारता है, जिससे बिजली का धमाका हो जाता है। फिर उसे खुशी होती है क्योंकि आखिरकार उसे कुछ इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। चैट में सब पूछते हैं हीरो के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ वही महसूस कर रहा था कि थंडर पावर उसके शरीर के अंदर मौजूद बिजली को बुला रही है और यही पावर उस दरवाजे के पीछे है जो उसने पहाड़ पर खोजा है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, चैट कहती है कि उसके पास इसे खोलने की चाबी नहीं है, लेकिन वो हाथ बढ़ाता है और जैसे ही पत्थर को छूता है बिजली चमकने लगती है। फिर प्रोटैगोनिस्ट फिर से अपने हाथ में इलेक्ट्रिक पावर जमा करता है और मुट्ठी भींच लेता है। उसे पहले से ही दरवाजा खोलने का सीक्रेट पता था, इसलिए चाबी ढूंढने के बजाय उसने उसे तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसकी बिजली दरवाजे को छूती है वो कांपने लगता है और जादू की तरह वो अपने आप खुल जाता है ताकि हमारा हीरो अंदर जा सके। वो गहरी सांस लेता है और फाइनल चैलेंज का सामना करने आगे बढ़ता है। जैसे ही वो गेट्स के अंदर जाता है वो तब तक लॉक हो जाते हैं जब तक वो इसे खत्म ना कर दे। टेंट में जहाँ प्रोटैगोनिस्ट था, सब अभी भी स्ट्रेटेजी पर चर्चा कर रहे थे। बूढ़ा आदमी पूछता है क्या ब्लॉन्ड सच में मानता है कि हीरो थंडर पावर हासिल करेगा। वो बिना सोचे हाँ कह देता है। डेल कहता है कि लीडर उसे बहुत भरोसा देता है, लेकिन पेलूस के लिए शक करने की कोई वजह नहीं थी। वो घुटनों के बल कांपता है और कहता है कि वहाँ के लोग उस जायंट की ताकत नहीं जानते जिसका वो सामना करेंगे। पेलूस पूछता है क्या फिर उन्हें हार मान लेनी चाहिए। ब्लॉन्ड सच में प्रोटेगोनिस्ट पर भरोसा करना चाहता है क्योंकि वो एक बार उनसे बच चुका है, लेकिन लड़का कहता है पेलूस के लिए ये कहना आसान है क्योंकि उसने मॉन्स्टर नहीं देखा। अचानक टेंट हिलने लगता है और टेबल से चीजें गिरने लगती हैं। एक नाइट अंदर आता है और चिल्लाता है कि दुश्मन आ गया है, जिससे सब चौंक जाते हैं क्योंकि वो इतनी जल्दी आने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। गुफा के अंदर जिसे प्रोटैगोनिस्ट ने खोला था, वो चलते हुए समझने की कोशिश करता है कि टेस्ट उससे क्या चाहता है। कुछ लोग कहते हैं वहां कुछ खास नहीं दिख रहा, कुछ बताते हैं कि थंडर इतनी तेज हो सकती है कि दिखती भी नहीं। सुबारू समझने की कोशिश करता है कि वो क्या मिस कर रहा है। वो आंखें बंद करता है और याद करता है कि चैलेंज का नाम थंडर पाथ है। सबसे स्ट्रांग पावर उसके पैरों के नीचे से आ रही थी, तो उसे एक आइडिया आता है। वो जमीन से पत्थर उठाकर पूरी ताकत से दूर फेंकता है। जैसे ही बिजली हवा में फैलती है वो इंसानी आंखों से गायब हो जाती है, लेकिन जितनी दूर जाती है उतनी स्ट्रांग होती जाती है। फिर कुछ कदम आगे उसका पत्थर टूट जाता है। ये जानते हुए भी कि ये टेस्ट है, उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हीरो सोचता है ये शायद कोई क्रूर एंड्योरेंस चैलेंज है जिसमें फेल हुआ तो मर जाएगा। कई लोग उसे मिशन भेजते हैं और कुछ कहते हैं रुक जाओ वरना मर जाओगे, लेकिन वो थैंक यू कहकर आगे बढ़ता रहता है। जंगल के केबिन में शिगुरा डिनर बनाते हुए प्लेयर किट को ध्यान से देख रही है। रीना भी चौंक जाती है और पूछती है क्या वो कुछ संदिग्ध दिख रही थी। शिगुरी साफ मना करती है और कहती है वो बस थकी हुई है। रीना मजाक उड़ाते हुए कहती है कि पागलों पर ज्यादा बाल उगते हैं। असल में स्ट्रीम देखने से बैन होने के बाद वो बोर हो गई थी, लेकिन रीना को शक होता है क्योंकि ऐसा लगा जैसे उसे सोफे से हटाया जा रहा है। वो बेचैन होकर दोस्त पर चिल्लाने लगती है। वो कहती है कहीं और जाकर आराम करो और हर चीज में दखल मत दो, और किट की आवाज बंद कर देती है। रीना वहां अनकंफर्टेबल महसूस करती है और उठकर जाने लगती है। दोस्त कहती है वो थोड़ी देर और रह सकती है और खाना खा सकती है, लेकिन रीना गुस्से में दरवाजा पटक देती है। अब शिगुर फिर से वो स्ट्रीम देख सकती है क्योंकि अगर रीना देख लेती तो परेशानी हो जाती।
लड़की सोचती है चाहे हालात अलग हों, सुबारू उन्हें नहीं भूलेगा। वो नोटिस करती है कि प्रोटेगोनिस्ट लीडर जैसा बिहेव करता है, बस क्रेडिट्स के लिए थोड़ा डेस्परेट लगता है। आखिर वो ध्यान भटका बैठी थी और रीना का हाथ उसके कंधे पर आ गया। सिर्फ उसके चेहरे से साफ था कि वो गुस्से में है। थंडरपाथ गुफा में प्रोटेगोनिस्ट सावधानी से आगे बढ़ता रहता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे झटके लगने लगते हैं और प्रोग्रेस सिर्फ 2.3% होती है। सुबारू बस सहता रहता है क्योंकि उसे ये फीलिंग पहले भी कई बार झेलनी पड़ी है। 3.2% पर साफ है कि रास्ता अभी लंबा है, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया है तो उसे बस मजबूत बने रहना है। चैट नहीं समझती वो भाग क्यों नहीं रहा, क्योंकि वो उसका दर्द महसूस नहीं कर रहे। गोल तक पहुंचना मेन चीज है, लेकिन अगर मुमकिन हो तो वो गुफा में कुछ और एक्सप्लोर करना चाहता है। घर पर हॉकाइज ध्यान से स्ट्रीम देख रहा है। उसे याद आता है जॉन ने कोलैब की बात कही थी। जॉन ने कहा था स्ट्रीम में आधी चीजें ही कंट्रोल हो सकती हैं। हॉकवाई जानता था पॉपुलैरिटी प्लेयर्स के टाइप से मापी जाएगी। सुबारू की स्ट्रीम किसी वेटरन की स्पीड से ज्यादा एक शांत व्लॉग जैसी लगती है। ये मौका था तेजी से गिरते मीटियोर पर सवार होकर उसे चमकता सितारा बनाने का। लोग कहते थे हुवाई एनालिसिस में इसलिए रहता है क्योंकि उसमें टावर चढ़ने का कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन सच ये था कि वो भी बाकी सबकी तरह सितारों तक पहुंचना चाहता था। एक पल को वो खुद को सुबारू जैसा सोचकर खो जाता है और फोकस खो देता है। वो घबरा जाता है और तुरंत काम पर लौटता है, लेकिन समझता है उसने कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया। वापस प्रोटेगोनिस्ट की स्ट्रीम पर वो अब भी चल रहा है, लेकिन जितना एंड के करीब आता है उतनी ज्यादा चोटें लगती है। सुबारू ना रुकता है ना दर्द की शिकायत करता है, वो बस चुपचाप चलता और सब सहता रहता है। कहा जाता है सबसे ताकतवर बिजली वही होती है जो शरीर में सबसे गहराई तक उतरती है। अब बिजली उसके दिल और मेरिडियंस तक पहुंच चुकी है और प्रोग्रेस करीब 20% है। मेरिडियंस खुल रहे हैं और उसे पॉइंट मैजिकल पावर मिलती है। मेरिडियंस ताकत के रास्ते होते हैं, जैसे नसें शरीर में फैली होती है वैसे ही इन्हें खोलना जाम हटाने जैसा है। यानी थंडर पावर उसके पूरे शरीर में फैल गई। होसोय ने कभी मेरिडियंस की अशुद्धियां हटाने की प्रक्रिया नहीं की थी, इसलिए हीरो इम्प्रोवाइज कर रहा था। आमतौर पर यह अपनी मैजिकल पावर से किया जाता है, क्योंकि बाहरी पावर खतरनाक और बेहद दर्दनाक होती है। खून बहते हुए भी प्रोटैगोनिस्ट अपने गोल की तरफ बढ़ता रहता है। घर पर रीना ये सीन देख उदास हो जाती है। वो चुपचाप देखती रहती है। एक प्लेयर होने के नाते वो समझती है वो क्या कर रहा है, लेकिन क्यों कर रहा है नहीं जानती। वो अपने शरीर से बाहरी पावर खींच रहा था। सब जानते हैं दर्द बहुत ज्यादा है और आमतौर पर लोग तुरंत बेहोश हो जाते हैं। एग्जाम में मौत असली नहीं, लेकिन दर्द असली है। लड़की लगभग रो पड़ती है ये सोचकर कि वो इतना आगे क्यों जा रहा है। 50% पर छोटे मेरिडियंस लगभग खुल चुके थे। तभी हीरो समझता है उसने गलती की। उसे लग रहा था वो मर जाएगा और फेल हो जाएगा। इसी से वो अपनी टीम को मोटिवेट करता था, क्योंकि अंत में वो जीतता था। लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था। अगर उसने इतना घमंड ना किया होता तो शायद कोई उसके साथ ना मरता। उसे याद आता है ब्लॉन्ड के आखिरी शब्द एरोगेंस के बारे में थे। सब उसकी गलती थी और वो जितना हो सके चलता रहा, लेकिन आखिरकार वो मुंह के बल गिर जाता है और हाथ भी नहीं हिला पाता। बेहोश होने के बाद वो हरे मैदान में अपने पुराने शरीर के साथ जागता है। उसे समझ नहीं आता वो कहाँ है। मुड़कर देखता है तो उसके सारे साथी पिकनिक कर रहे हैं और वो शॉक हो जाता है। शू, साउद के, इयोरी, शिगुरे और रीना सब वहां थे। ये सपना लग रहा था। वो दोस्तों की तरफ भागता है। पास पहुंचते ही रोने लगता है क्योंकि सब असली लगता है। वो हंसकर कहता है उसे बुरा सपना आया था और बताना चाहता है, लेकिन दोस्त उसे उनकी मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। सुबारू टूट जाता है और ब्लॉन्ड से छुरी खाई लड़की पूछती है उसने इतना डींग मारने के बाद उन्हें बचाया क्यों नहीं। पिकनिक की आग लाल आग में बदल जाती है। सुबारू चिल्लाकर सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्त बदले की आत्माओं में बदल जाते हैं। वो और जोर से चिल्लाता है और उनसे अकेला ना छोड़ने की भीख मांगता है। वो घुटनों के बल गिरकर गुहार लगाता है, लेकिन एक धमाका सब खत्म कर देता है। वास्तविक दुनिया में सुबारू जागता है और समझता है ये भ्रम था। प्रोग्रेस 97% पर है और वो बुरी तरह घायल है, लेकिन अंत करीब है। भ्रम बुरा था, लेकिन उसे याद आ गया वो जिंदा क्यों है और काजुकी ने क्या किया। टेस्ट विलेज में जहां हमला होने वाला है, पूरी आबादी नाइट्स के साथ डिफेंड करने को तैयार खड़ी है। सब डरे हुए हैं क्योंकि एक जायंट दीवार पार कर चुका है। नाइट्स असली बॉस ढूंढ रहे हैं। कुछ कहते हैं हीरो भाग गया होगा, लेकिन पेलोस चिल्लाता है कि वो नहीं भागा। पहले उन्होंने विलेज का भविष्य एक अजनबी को सौंपा और फिर लीडर पर शक किया। डेल कहता है लीडर सही है और दोष देने से पहले विलेज बचाना होगा। वो तलवार निकालता है और कहता है नाइट्स को बचाना चाहिए, बचाए जाने का इंतजार नहीं करना चाहिए। डेल और पेलुस फ्रंट लाइन पर दौड़ते हैं और सम्मान से मरने को तैयार हैं। उसी वक्त प्रोटेगोनिस्ट 99% पर पहुंच जाता है। उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक कोर दिखता है और समझता है यही टेस्ट का लक्ष्य है। समस्या ये है कि उसकी थकान भी लगभग 100% है, लेकिन इतना पास आकर वो हार नहीं मान सकता। विलेज की फाइट में डेल पूरी स्पीड से दौड़ता है और जायंट का पैर काट देता है।
मॉन्स्टर दर्द से चिल्लाता है और बूढ़े को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। फिर ब्लॉन्ड पीछे से आता है और कहता है बाकी उसे छोड़ दो, और जायंट के शरीर पर चढ़ जाता है। गर्दन की ऊंचाई पर पहुंचकर वो चारों तरफ से वार करता है। जायंट एक सेकंड में खत्म हो जाता है और पीछे गिर जाता है। ये देखकर नाइट्स में थोड़ी उम्मीद जगती है। वो मॉन्स्टर की लाश पर अपना डर और गुस्सा निकालते हैं। पेलूस कहता है अब सबसे ताकतवर जायंट मर गया तो आराम कर सकते हैं, लेकिन डेल चेतावनी देता है कि ये वो बॉस नहीं था जिसकी बात हो रही थी। बाकी नाइट्स को चैलेंज आसान लगने लगता है। एक कहता है अब सब आसान होगा, लेकिन अचानक वो कुचल दिया जाता है। पेलूस और डेल दूर से सिर्फ उसकी परछाई देख पा रहे थे, लेकिन ब्लॉन्ड समझ चुका था कि ये दुश्मन किसी और ही लेवल का है। वापस प्रोटेगोनिस्ट की तरफ प्रोग्रेस 99.99% तक पहुंच जाती है और वो उस इलेक्ट्रिक एनर्जी के कोर को पकड़ लेता है। इसीलिए सुबारू चिल्लाता है कि ये उसकी रिवेंज का पहला कदम होगा। बिजली की एक बड़ी एक्सप्लोजन होती है, लेकिन वो गुजर जाती है, और जैसे ही वो गुजरती है लगता है उसने आखिरकार इसे पूरा कर लिया। लेकिन जैसे ही वो रिलैक्स होता है उसके शरीर में एक झटका दौड़ जाता है, क्योंकि छोटे मेरिडियंस का खुलना पूरा हो चुका था। अगर उसे एक बार भी और कोई झटका लगता तो वो मर जाता, लेकिन किस्मत से प्रोटैगोनिस्ट सिर्फ छठा स्टेज पूरा करने के बाद बेहोश होता है। दूर से जॉन परेशान होता है कि प्रोटैगोनिस्ट हमेशा लिमिट तक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे पता ही नहीं कब रुकना चाहिए। फाल्कन आइज के साथ कॉल में दोनों कहते हैं कि वो अभी सुबारू की लाइव स्ट्रीम देख रहे थे, लेकिन हवाई बॉस पर चिल्लाकर कहता है कि हीरो एक स्टार बनने वाला है, एक प्लेयर और एक स्ट्रीमर दोनों के रूप में, ठीक नारुकामिको की तरह। ओकुआई कहता है कि हीरो जो कर रहा है वही ऑडियंस चाहती है, क्योंकि ये ज्यादा रियल लगता है। आखिर असली ब्लू आइज लीडर एक प्लेयर था, स्ट्रीमर नहीं। यानी वो लोग एक नए सुबारू का जन्म लाइव देख रहे हैं। वापस प्रोटैगोनिस्ट की ब्रॉडकास्ट पर कुछ देर जमीन पर पड़े रहने के बाद वो उठने में कामयाब होता है। उसका पूरा शरीर थकान से दर्द कर रहा था। थकान 100 में से 81 पर है, लेकिन सुबारू के स्टैट्स बढ़ चुके हैं, और क्योंकि उसने छठा स्टेज पास कर लिया उसे व्यूअर्स से कई क्रेडिट्स मिलते हैं। अब उसके पास करीब 20,000 क्रेडिट्स हैं, जो ग्लीड बेट लेवल बढ़ाने के लिए चाहिए रकम का आधा है। कम से कम अब उसके पास जायंट्स को हराने की चाबी है, एक आइटम जिसका नाम लाइटनिंग स्पीयर है, जो लेजेंडरी है और चैट में किसी को पता नहीं। हालांकि ये 8 बार इस्तेमाल होने वाला है, लेकिन ऐसा आइटम आमतौर पर 8वें फ्लोर के आसपास मिलता है। इसलिए प्रोटैगोनिस्ट अभी इसे संभाल कर रखता है और कहता है कि इस लेवल के आइटम्स कंडीशंस के हिसाब से बदल सकते हैं। और आखिर वो गुफा से बाहर निकलने लगता है ताकि उन चीजों को हरा सके। विलेज पर हमले पर लौटते हैं। नाइट्स एक इमारत जितने बड़े मॉन्स्टर का सामना करते हैं। यही असली जायंट है जिसे हराना है, और वो दीवारों के काफी करीब है। मॉन्स्टर किंग ग्रोग जोर से दहाड़ता है। उसी वक्त एक नाइट भागने लगता है और पेलुस पूछता है वो क्या कर रहा है। लड़का रोते हुए कहता है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि उन्हें समस्या का असली साइज पता नहीं। वो मॉन्स्टर के पैरों के पास घुटनों पर गिरकर दया की भीख मांगता है, लेकिन जायंट को ये नागवार गुजरता है कि एक कीड़ा उससे कुछ मांग रहा है। डेल अपने साथी को उठाकर भागने में मदद करने जाता है और दोनों को भागने को कहता है, लेकिन वो वहां ज्यादा देर रुक गया। और जब ब्लॉन्ड चिल्लाकर चेतावनी देता है, ग्रोव दोनों को कुचल देता है और तुरंत मार देता है। पेलूस की मोटिवेशन टूटने लगती है, क्योंकि उसे जीत या भागने का कोई रास्ता नहीं दिखता। असल में वहां सब पिंजरे में फंसे पंछियों जैसे थे। पेलूस पहले डरता है, फिर और गुस्से में आ जाता है। वो चिल्लाकर कहता है उसे पता है किसने जायंट के बेटे को मारा। ये सुनकर ग्रोग का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो पूछता है हत्यारा कहाँ है। वो मॉन्स्टर को गलत दिशा में भेजने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रोव बेवकूफ नहीं था और समझ गया कि नाइट झूठ बोल रहा है। इसलिए वो पूछता है क्या उसके बेटे का कातिल वहां नहीं है, या पेलूस उसे धोखा दे रहा है। वो उसे मारने ही वाला था। तभी पहाड़ पर बिजली गिरती है और जायंट और नाइट दोनों का ध्यान खींच लेती है। असल में सबका ध्यान गया, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी, इतनी कि पेलूस को लगा उस पर प्रोटैगोनिस्ट आ गया। पहाड़ की चोटी से हमारा हीरो स्टेज 7 शुरू करता है, जिसे लाइटनिंग कहते हैं, और ये टेस्ट का आखिरी स्टेज है, क्योंकि अगर इससे स्ट्रॉन्ग कुछ आता तो सेकंड फ्लोर पर उसे हराना मुमकिन नहीं होता। आखिर हीरो अब नहीं डरता और कहता है ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वो मॉन्स्टर को एक अटैक में हराएगा। अभी ग्रोग उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसे पहले अटैक करना होगा। उसी वक्त प्रोटैगोनिस्ट लाइटनिंग स्पीयर एक्टिव करता है और पावर इतनी बड़ी है कि आसमान के बादल बदल जाते हैं। स्पीयर सिर्फ 10% एक्टिवेशन पर ही लाल तूफानी आसमान और काली बिजली पैदा कर देता है। प्रोटैगोनिस्ट की थकान बढ़ती है, लेकिन आइटम उसके हाथ में मटेरियलाइज हो जाता है। 33% पर काली लाइटनिंग स्पीयर की आकृति बनने लगती है, लेकिन ग्रीड बेट नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं हटा पा रही। सुबारू समझता है कि उसके पास अभी लेजेंडरी आइटम संभालने की ताकत नहीं है। 50% एक्टिवेशन पर थकान 88 तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद उसे दिखता है कि मॉन्स्टर ने उसे पहाड़ पर देख लिया है। इतना शोर करने के बाद ध्यान जाना तो तय था।
ग्रोग अब ब्लॉन्ड को इग्नोर करता है क्योंकि उसे यकीन हो गया कि उसके बेटे का कातिल वही आदमी है। पेलुस चिल्लाकर उसका ध्यान खींचने की कोशिश करता है लेकिन काम नहीं करता। अब उसे दूसरी चिंता थी क्योंकि विलेज छोटे जायंट से भरा था। ग्रोग उस रोशनी पर फोकस करता है और सोचता है उसके बेटे ने बहुत सहा होगा। वो पागलों की तरह दौड़ता है और चिल्लाता है कि वो हीरो को भी वैसा ही दर्द देगा। मॉन्स्टर रास्ते में पेड़ और सब कुछ गिराता हुआ आता है। प्रोटैगोनिस्ट 88% तैयार है। उसे पता है ये सब कुछ या कुछ नहीं वाला वार होगा और वो मिस भी कर सकता है, इसलिए वो टारगेट से नजर नहीं हटाता। अतीत में एक टीममेट ने सलाह दी थी कि स्पीयर फेंकते समय ध्यान भटकाना मत, सीधी लाइन में फेंको और बेकार के ख्याल हटा दो। उसने ये भी कहा था कि स्पीयर की शेप मायने रखती है, खासकर क्योंकि हीरो बाकी फेंकने वालों जैसा नहीं था। आखिर वो ब्लू आइज का लीडर था। 95.2% तैयारी पर भी सुबारू चिंतित है। उसे याद आता है कि अगर नॉर्मल स्पीयर नहीं फेंकनी तो उसे डिटोनेट करना चाहिए। जब मॉन्स्टर बहुत पास आ जाता है, चैट घबरा जाती है और कहती है अभी फेंको, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजी आखिरी पल तक इंतजार करने की है। मॉन्स्टर चढ़ता रहता है और एक पल में हीरो पर छलांग लगा देता है। वो सुबारू के ऊपर उतरता है। हीरो पूरा फोकस करता है और जैसे ही तैयारी 100% होती है, वो अटैक के लिए तैयार है। उसके पास सिर्फ एक मौका है। वो बस सोचता है कि किसी भी हालत में हिट करना है। उसकी बाह बिजली से जलती है, लेकिन वो तब फेंकता है जब जायंट बस कुछ मीटर दूर होता है। इससे ग्रोव डॉज नहीं कर पाता। स्पीयर उसके माथे पर लगती है और वो तुरंत गिर जाता है। बिजली लगते ही जायंट फट जाता है। जलते हुए ग्रोग अपने बेटे का नाम चिल्लाता है और गायब हो जाता है। चैट यकीन नहीं कर पाती कि सुबारू जीत गया। स्टेज 7 पूरा हो जाता है और उसके सारे स्टैट्स बढ़ते हैं। उसे हार्ट ऑफ थंडर नाम का रिवॉर्ड मिलता है। सुबारू कंफ्यूज है, लेकिन आइटम खुद एक्टिव हो जाता है और तेज रोशनी निकलती है। अचानक वो खुद को एक अनजान जगह पर पाता है और सामने एक जायंट की परछाई दिखती है। वो चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। उसका शरीर भी हिल नहीं पाता। उस जायंट के अलावा कई और परछाइयां उसे घूरती हैं। लगता है वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। तभी उसका हाथ चमकता है और रोशनी की किरण उस जगह को मिटा देती है। वापस पहाड़ पर सिस्टम अनाउंस करता है कि मेन मिशन शुरू हो गया है। वो बताता है कि हीरो हार्ट ऑफ थंडर से विलेज में क्लू ढूंढ सकता है। वो चैट को कुछ देर इग्नोर करने के लिए माफी मांगता है, फिर सबसे जरूरी काम करता है, कमाए हुए क्रेडिट्स एक्सेप्ट करना। वो 40,000 से थोड़ा ज्यादा इकट्ठा कर लेता है, फिर थका होने का नाटक करता है और स्ट्रीम बंद कर देता है। स्टार्टिंग सिटी के बारे में प्रोटेगोनिस्ट पूछता है क्या ऐसे लाइव खत्म करना नॉर्मल है। हत्सुका कहती है हाँ। वो बताती है कि उसकी स्ट्रीम 3,000 व्यूअर्स पार कर गई। सुबारू हैरान हो जाता है क्योंकि वो एग्जाम में इतना फोकस था कि नोटिस नहीं किया। लड़की कहती है बिगिनर एग्जाम के लिए ये कमाल है। हीरो समझता है कि इंपॉर्टेंट मोमेंट पर काटने से ऑडियंस अगली बार देखने को उत्सुक रहती है। सुबारू कहता है वो अगली लाइव में सब्सक्राइबर्स के साथ रिवॉर्ड देखेगा ताकि ऑथेंटिक लगे। हत्सुका सोचती है उसे समझ आ गया है। फिर वो कहती है उसके लिए एक गिफ्ट है जिसे वो मना नहीं कर पाएगा क्योंकि वो खास है। वो कहती है हॉक आइज नाम के स्ट्रीमर को ढूंढो। सुबारू मान जाता है। जैसे ही वो उसकी स्ट्रीम में जाता है, वो अभी शुरू हुई है और टाइटल है कि क्या प्रोटेगोनिस्ट दूसरा सुबारू है या असली। एग्जाम के दौरान उसी ने हीरो को चैलेंज दिया था। कुछ देर बाद होकवाई कहता है उसे बहुत कुछ समझाना होगा। वो कहता है कि प्रोटेगोनिस्ट ही सुबारू है, बस दूसरे नाम से, और उसे पूरा यकीन है। हीरो सोचता है क्या मैनेजर भी ऐसा ही सोच रही है। लड़की कहती है वो एक सवाल पूछेगी जो शायद रूड हो। वो जानती है ये मैनेजर का काम है और गलत भी हो सकता है, लेकिन फिर भी पूछती है। हत्सुका पूछती है कि वो स्ट्रीमर क्यों है। उसे लगता है ये पैसे के लिए नहीं। सुबारू कुछ पल सोचता है और लड़की का दिल तेज धड़कता है। फिर वो कहता है हाँ, ये पैसे के लिए ही है और कोई वजह नहीं। हत्सुका और शर्मिंदा हो जाती है। वो मानती है पैसा जरूरी है और सवाल के लिए माफी मांगती है। इसलिए उसे वो बात भुलाने की कोशिश में वो रिवॉर्ड्स की बात शुरू कर देती है। अत्सुका होकुआई के बारे में कुछ जानकारी देती है, जैसे कि वो लंबे समय से कॉन्ट्रैक्टर है और सुबारू के फ्यूचर के लिए जो प्लान उन्होंने साथ में बनाया है वो सब बताती है। ये तय हुआ कि होवाई लड़के के साथ प्रॉफिट शेयर करेगा क्योंकि वो उसकी लाइफ पर रिएक्शन करेगा। फिर सुबारू खुशी से कहता है कि इस एजेंसी में उसे सिर्फ अच्छी खबरें ही सुनने को मिलती हैं। लड़की शर्मिंदा हो जाती है और वो कहता है कि ये कोई नॉर्मल बोनस नहीं है। इसीलिए हत्सुका पूछती है क्या सुबारू हॉक आइज के साथ काम करना चाहेगा। घर जाते हुए प्रोटेगोनिस्ट सबसे पहले सोचता है कि शायद उसे हर समय मास्क पहनकर नहीं रहना चाहिए और सिर्फ पैसे पर फोकस नहीं करना चाहिए। वो थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन जितने नए रिश्ते बनते हैं उतना ही उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या छुपाना चाहिए। खैर, अभी के लिए इन 40,000 क्रेडिट्स से वो ग्रीड बेट को लेवल 4 तक बढ़ा देता है, लेकिन अब सिर्फ 120 क्रेडिट्स बचे हैं, तो उसे और पैसे की जरूरत होगी। कम से कम जब वो लेटता है तो उसे याद आता है कि उसकी हॉकाइज के साथ कोलैब होगी। इसी बारे में सोचते हुए वो म्यूजियम से मिली वो फूल निकालता है और सोचता है कि उसका साथी शायद सब जानता होगा।
कंपनी में मैनेजर के कमरे में वो अकेली होते हुए भी तकिए में चेहरा छुपा लेती है, क्योंकि किसी वजह से सुबारू की बातों से वो एक्साइट हो गई थी। उसका दिमाग खुद ही कहानी बना लेता है कि शायद लड़के को पैसों की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि कोई बीमार है या ऐसा कुछ। इसलिए जिज्ञासु होने के बावजूद वो चिल्लाकर कहती है कि अब वो और कुछ नहीं पूछेगी। असल में जब सुबारू ने कहा कि उसके साथ सिर्फ अच्छी चीज़ें हुई हैं, वो भी काफ़ी असरदार था, तो वो तकिए पर मुक्का मारते हुए कहती है कि उसे भी वो पसंद है, और उसके मन में ये इम्प्रेशन बन जाता है कि सुबारू बहुत शानदार और नेक इंसान है। कुछ समय बाद टावर के 7वें फ्लोर पर एक किले के अंदर एक आदमी अपने शरीर की ट्रेनिंग कर रहा है। साथ ही वो हॉक आइज की स्ट्रीम देख रहा है, जिसमें उसने कहा कि हीरो पुराने सुबारू जैसा है। लेकिन ये आदमी ये बात पसंद नहीं करता, खासकर क्योंकि कमेंट से उसे पता ही नहीं कि वो स्ट्रीमर कौन है। एक सबॉर्डिनेट बताता है कि वो एक रूकी है जिसकी औसतन 8000 व्यूज हैं। ब्लू जोन वाला आदमी याद करता है कि उसने भी अतीत में ऐसा किया था। प्लेयर की बात करते हुए वो समझता है कि सुबारू वही है जिसने कथित तौर पर बिजली पर महारत हासिल की है। रिकॉर्डिंग देखकर वो मानता है कि ये इम्प्रेसिव है क्योंकि उसे साको शुही की बात याद आती है, स्पीयर फेंकते समय नजर मत भटकाओ। अमन बताता है कि उसने ब्लू आइज लांसर से सब कुछ सीखने की कोशिश की थी। आखिर उस गिल्ड का हर सदस्य बेस्ट ऑफ द बेस्ट था। किसी वजह से लोग भूल गए कि सिर्फ सुबारू ही मॉन्स्टर नहीं था और उनकी मौतें भी संदिग्ध थीं। होकुआई कहता रहता है कि उसे और कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अमन और सबॉर्डिनेट चिढ़ जाते हैं और सोचते हैं कि स्ट्रीमर वायरल होने की कोशिश कर रहा है। प्लेयर तुरंत टीवी बंद कर देता है और पूछता है उसे ये प्रोग्राम क्यों देखना पड़ा। सबॉर्डिनेट बताता है कि ये गिल्ड लीडर का आदेश था। थंडर ब्लू आइज का सिंबल है और ब्लू आइज ब्लू जोन की मदर गिल्ड है। सबॉर्डिनेट कहता है उन्हें जानकारी मिली है कि हीरो पैसे का दीवाना है। वो एक पैलेट से कपड़ा हटाता है और 100 गोल्ड बार्स दिखाता है। अमन चौंक जाता है, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो इतना खर्च करेंगे, बल्कि इसलिए कि सुबारू सिर्फ कैश चाहता है। वापस थंडर पाथ चैलेंज पर शहर तबाह हो चुका है तो लोगों को सब ठीक करना है। ब्लॉन्ड नाइट्स को लीड करता है ताकि घायल लोगों का इलाज हो और दवाइयां बांटी जाएं। लेकिन उसका चिंतित चेहरा खुश हो जाता है जब वो प्रोटैगोनिस्ट को जंग के बाद आता दिखता है। पेलिया कहती है कि जब वो विलेज के सामने बेहोश हुआ था तो वो बहुत चिंतित थे। हीरो कहता है कि वो अभी भी थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रहा और दोस्त समझ जाता है। विषय बदलते हुए हीरो कहता है वो थोड़ा बात करना चाहता है, तो ब्लॉन्ड कहता है बाद में बात करेंगे। इससे सुबारू को वो बहुत अच्छा लगता है और चैट चाहती है कि दोनों शादी कर ले। अपने कमरे में प्रोटैगोनिस्ट रिवॉर्ड्स देखने लगता है। पहला था वो हार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो थंडर रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिक अटैक्स की पावर बढ़ाता है। लेकिन चैट को समझ नहीं आता वो खुश है या उदास। सुबारू चुप रह जाता है क्योंकि ये आइटम बिजली यूजर के लिए परफेक्ट था। ये सच में कमाल था। आखिर ब्लॉन्ड दरवाजा खटखटाता है और वो कहता है अंदर आओ। नाइट हाथ में फलों की टोकरी लेकर अंदर आता है और पूछता है उसने आराम किया या नहीं, जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। खैर, दोनों फल नहीं खाते और बात करने लगते हैं। सुबारू पूछता है क्या लेजेंड सच थी। ब्लॉन्ड कहता है शायद हाँ, और उसे धन्यवाद देता है। तब हीरो कहता है कि उसे जायंट के शरीर पर कुछ मिला था, हार्ट ऑफ थंडर नाम का आइटम। ये सुनकर ब्लॉन्ड डर जाता है। सुबारू पूछता है क्या उसे कुछ पता है। वो ना कहता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ है कि वो सच नहीं बोल रहा। पेलुस कहता है उसका ज्ञान बस लेजेंड से है जो अक्सर झूठ होती है। लेकिन उसे दो लेजेंड्स अच्छी तरह याद हैं। पहली ये कि थंडर का धारक आएगा और जायंट को हराएगा, जैसे प्रोटैगोनिस्ट ने उनके लीडर को हराया। दूसरी बहुत पुरानी थी, जब गॉड्स और जायंट्स ने थंडर के लिए लड़ाई की थी। ये लेजेंड्स के अंदर की लेजेंड थी और उसमें बताया गया कि उस युद्ध में जायंट्स हार गए थे। तो प्रोटैगोनिस्ट का हार्ट ऑफ थंडर शायद किसी ने बनाया था। क्रिएटर का नाम लेजेंड में नहीं है, लेकिन उसका कोई मकसद जरूर है। पेलिया कहती है ये इंसानों को लाइटनिंग इस्तेमाल करने के लिए है और गॉड्स और जायंट्स से लड़ने के लिए जरूरी है। इसलिए ब्लॉन्ड मानता है ये मैदान बराबर करने वाला आइटम है। कहानी खत्म होते ही सिस्टम अनाउंस करता है कि थंडर पाथ खत्म हो गई। हीरो को 17,000 अचीवमेंट पॉइंट्स मिलते हैं और थंडर स्किल लेवल 3 हो जाती है। उसका शरीर चमकने लगता है और ब्लॉन्ड घबरा जाता है। अचानक प्रोटैगोनिस्ट गायब हो जाता है और ऑर्डिनारल नाम के तीसरे फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। वो वहाँ एक टेलीपोर्टेशन बेस के साथ मटेरियलाइज होता है। प्लेयर उसे देखते हैं, लेकिन नारुकामी मास्क देखकर चिढ़ जाते हैं। लव यानी हत्सुका उसे 1000 क्रेडिट्स भेजकर बधाई देती है, लेकिन वो जवाब नहीं देता क्योंकि उसे एक पुरानी याद आ जाती है। अतीत में जब वो पहली बार तीसरे फ्लोर पर आया था, वहीं उसकी मुलाकात रीना से हुई थी। वो शर्मिंदा थी क्योंकि उसने अपने दोस्तों को खो दिया था। उसने पूछा क्या उसने किसी लंबे इंसान को देखा है या बड़े हाथ वाला कोई। हीरो ने कहा हाँ और एक कोने की ओर इशारा किया। रीना तुरंत भागी, लेकिन 2 कदम बाद ही फिर खो गई। ये देखकर हीरो ने उसे साथ चलने को कहा ताकि वो दोस्तों को ढूंढ सके। इससे रीना बहुत खुश हुई। वैसे भी प्रोटैगोनिस्ट के पास कोई और काम नहीं था। दोनों ने अपना इंट्रो दिया, लेकिन उस अच्छे पल के बावजूद वो सोचता है अगर उसने मदद ना की होती तो शायद वो आज जिंदा होती।
चैट पूछती है सुबारू क्या महसूस कर रहा है, लेकिन वो सही से समझा नहीं पाता क्योंकि उसे बहुत गिल्ट है। तीसरे फ्लोर के एक रेस्टोरेंट में कोई उसकी टेबल पर आता है। थोड़ी देर माफी मांगने के बाद जॉन हत्सुका की जगह आता है क्योंकि सिस्टम से फ्लोर बदलने के बाद पहुंचने में समय लगता है। वो खुद को एंटरटेनमेंट कंपनी का डायरेक्टर बताता है। हीरो कहता है उसने मैनेजर से उसके बारे में सुना है। आमतौर पर प्रेसिडेंट ये बातें हत्सुका पर छोड़ देता है, लेकिन वो हीरो को खुद देखना चाहता था, खासकर क्योंकि वो दूसरा इंसान था जिसने लड़की को इतना एक्साइट किया। और जॉन कहता है कि पहला ब्लू आइज वाला सुबारू था। प्रेसिडेंट कहता है कि लड़की की डिमांड्स बहुत हाई हैं, तभी वो किसी में इंटरेस्ट लेती है और वो एक अलग सवाल पूछना चाहता है। वो पूछता है क्या प्रोटेगोनिस्ट ब्लू आइज नाम की गिल्ड में इंटरेस्ट रखता है, और वो शॉक हो जाता है। उसके रिएक्शन से ब्लॉन्ड समझ जाता है कि लड़का सच में इंटरेस्टेड है। असल में यही एक वजह थी कि प्रेसिडेंट उससे मिलना चाहता था, और दूसरी वजह ये थी कि 5 दिनों में तीसरे फ्लोर के एक टूर्नामेंट का रिवॉर्ड रिलीज होने वाला है। लेकिन जब प्रोटेगोनिस्ट देखता है कि जॉन किस चीज की बात कर रहा है तो वो बहुत इरिटेट हो जाता है। जब हमारे हीरो ने लाइव स्ट्रीम खत्म की, रीना ने शिकायत की कि ये बहुत जल्दी खत्म हो गई। उसे जिज्ञासा हुई और वो केबिन के सामने वाले जंगल में टहलने निकल गई। कुछ देर बाद जब उसे शुगर मिली, उसने पूछा क्या वो खत्म कर चुकी है, और लड़की ने कहा हाँ। रीना पूछती है वो क्या कर रही है। वो कहती है वो सोच रही है, क्योंकि उनके सामने कुछ योद्धा जमे हुए पड़े हैं और उसे अभी तक तय नहीं कि उन्हें मारे या छोड़ दे। रीना कहती है उन्हें मार देना चाहिए, लेकिन दूसरी लड़की पक्की नहीं है, खासकर क्योंकि अगर ये काजुकी का काम होता तो वो छोटे मोटे लोगों को नहीं बेचता, लेकिन इन असैसिन्स को जिंदा छोड़ना भी समस्या हो सकता है। रीना को ये आइडिया पसंद नहीं कि उनकी लोकेशन इन लोगों से एक्सपोज हो जाए, इसलिए वो अपनी मैजिक से जमीन से कई ब्लेड्स निकालती है और हाथ के इशारे से उन्हें लाइन में लगा देती है। शुगर चिल्लाने की कोशिश करती है कि कुछ मत करो, लेकिन रीना बिना सोचे उन जमे हुए योद्धाओं पर ब्लेड्स फेंक देती है और सबको नष्ट कर देती है। आखिर में सिर्फ बर्फ के टुकड़े बचते हैं। रीना कहती है चाहे ये ब्लॉन्ड का काम हो या नहीं, वो असैसिन्स को वापस नहीं भेज सकती। वो ये भी कहती है कि उसकी दोस्त की हिचकिचाहट खराब है और उसे ज्यादा रैशनल होना चाहिए। विषय बदलते ही शिगुर के प्लेयर किट पर एक मैसेज आता है। जब रीना देखती है क्या है, तो पहले शॉक होती है और फिर बहुत गुस्सा हो जाती है। दोनों इरिटेट हो जाती हैं, लेकिन रीना ज्यादा, खासकर क्योंकि वो तोशिया के जूते बेच रहे थे। शिगुरा अपनी दोस्त को शांत करती है और कहती है ये उन्हें फंसाने का ट्रैप है। कुछ लोग जानते हैं कि वो कहीं जिंदा है, लेकिन फिर भी वो कुछ न करना भी ठीक नहीं। रीना समझती है वो क्या कह रही है। शिगुर कहती है कि वो सीक्रेट कामों में अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी दोस्त है। रीना कहती है उसकी साथी बहुत बोलती है और उसे पहले से पता है क्या करना है। शिगुर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है वो नहीं चाहती कि वो लापरवाही में जाए, क्योंकि बेहतर है विजेता तय होने पर चोरी करना। वापस हीरो की बातचीत पर, जॉन ने जो दिखाया था वो वही जूते थे। उसे लगा सुबारो इंटरेस्टेड होगा और प्रोटैगनिस्ट सच में होना चाहता था, लेकिन वजह वो नहीं थी जो प्रेसिडेंट सोच रहा था। जॉन कहता है ये उसके रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। प्रेसिडेंट कहता है क्योंकि हीरो सुबारू का फैन है, वो इस आइटम के पीछे जाकर कंटेंट बना सकते हैं। लेकिन प्रोटैगनिस्ट सिर्फ ये सोच रहा था कि तोशी के आइटम को प्राइज बनाना बहुत बोल्ड है। जॉन को हीरो का ये गुस्सा समझ नहीं आता और वो चिंतित हो जाता है। फिर सुबारू कहता है वो कंटेंट आइडिया फॉलो करेगा जिससे प्रेसिडेंट थोड़ा खुश हो जाता है। हीरो खड़ा होकर कहता है वो तैयारी करने जा रहा है। जॉन दूर से चिल्लाता है कि वो उसके लिए चीयर करेगा, लेकिन सुबारू सुनता भी नहीं, क्योंकि वो सोच रहा था उसे वो आइटम हर हाल में चाहिए। अपने कमरे में प्रोटैगनिस्ट सोचता है ये टूर्नामेंट किस तरह का होगा। वो सोचता है अगर ये इंडिविजुअल इवेंट हुआ तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो जानता है वो इतना डिमांडिंग नहीं हो सकता। अचानक हत्सुका दरवाजा खटखटाती है। मैनेजर के आने पर हीरो खड़ा होता है और मास्क पकड़ने का सोचता है। दोनों मिलते हैं और हत्सुका हमेशा की तरह अच्छे कपड़ों में और शर्माई हुई होती है। समस्या ये थी कि प्रोटैगनिस्ट अब तक मास्क पहने था। सुबारू उसे अंदर आने को कहता है और वो लगभग शर्म से फट पड़ती है, लेकिन उसके लिए बात करनी है तो अंदर आना ही पड़ेगा। लड़की लाल चेहरे के साथ अंदर आ जाती है। कुछ शब्दों से पहले ही वो नोटिस करती है कि उसका कमरा काफी मिनिमलिस्ट है। वो चुप रहने से और शर्मा जाती है, लेकिन हीरो सोचता है कि लड़की का माना बहुत बड़ा है और वो कोई नॉर्मल मैनेजर नहीं। हत्सुका पूछती है क्या उसके चेहरे पर कुछ गड़बड़ है। हीरो कहता है नहीं, और टूर्नामेंट के बारे में पूछने लगता है। वो कुछ पेपर्स निकालती है और माफी मांगती है। हत्सुका बताती है कि टूर्नामेंट बैटल रॉयल फॉर्मेट में होगा, जहां कई प्लेयर्स एक प्राइज के लिए लड़ेंगे। वो चेतावनी देती है कि जिम वर्चुअल एग्जाम एरिया में होगा और तीसरे लेवल पर होना और 1000 क्रेडिट्स देना जरूरी है। साथ ही वो मटेरियल्स पहले ही बेच चुकी है ताकि वो किट में देख सके। सुबारू उसे बहुत धन्यवाद देता है। वो कहती है ये बस उसका काम है। फिर लड़की पूछती है क्या उसने डायरेक्टर का मैसेज सुना, क्योंकि ब्लू जोन से उसे मैसेज आया था। ये सुनकर प्रोटेगोनिस्ट को कमबख्त कियोजो काजुकी याद आता है और वो गुस्से से कांपने लगता है। लड़की कहती है वो हीरो से मिलना चाहते हैं और कंपनी को ईमेल भेजा है।
शायद वो बेहतर पेमेंट ऑफर कर नेगोशिएट करना चाहते हैं, लेकिन हत्सुका यकीन नहीं कर पाती जब सुबारू कहता है उन्हें इग्नोर करो। हीरो कहता है उसे इस या किसी और गिल्ड में ज्वाइन करने का इरादा नहीं। लड़की ऐसे खुश होती है जैसे बड़ा प्राइज जीत लिया हो। वो मानती है उसे डर था कि वो छोड़ देगा, लेकिन जब उसने मना कर दिया तो हत्सुका कहती है वो हॉकवाई के साथ कोलैब एंजॉय करे और खुशी खुशी चली जाती है। आखिर इतनी डेडिकेटेड कर्मचारी को देखकर सुबारू उसके बारे में अच्छा सोचता है। हालांकि लड़की के कारण कुछ और भी हैं। एक स्टेज जैसे दिखने वाली जगह पर प्रेसिडेंट हॉक आइज के साथ इंतजार कर रहा है। आज का इवेंट था ओरिजिनल बनाम अब का सुबारू टैलेंट कंपैरिजन। खोकुआई कहता है ये अच्छा एंटरटेनमेंट लगेगा, लेकिन जॉन सोचता है अगर हीरो हार गया तो बुरा लगेगा। फिर भी स्ट्रीमर को उसकी स्किल्स पर शक नहीं। वो याद करता है अभी तक वो कोई फाइट नहीं हारा। आखिर दोनों समझते हैं ये प्रोटेगोनिस्ट की मेहनत पर निर्भर करेगा। उसी वक्त मैनेजर आती है और उसके पीछे सुबारू भी। ओकुआई खुश है क्योंकि ये उसके लिए भी फेमस होने का मौका है। वो हाथ बढ़ाता है और अपना इंट्रो देता है। प्रोटैगनिस्ट उसे ग्रीट करता है। हॉकवाई कहता है वो उसका फैन है भले ही वो न्यूबी हो। जॉन कहता है ये बातें बाद में और अभी ब्रॉडकास्ट शुरू करो। हॉकवाई 1300 लाइव व्यूअर्स के साथ सबको हाई कहता है। फिर व्यूज अचानक 12,000 तक पहुंच जाते हैं, जो अच्छा है लेकिन थोड़ा चिंताजनक भी। उसे याद आता है आज सब इस कोलैब का इंतजार कर रहे थे। प्रोटेगोनिस्ट स्क्रीन पर आता है और अपना इंट्रो देता है जिससे लोग उसके चेहरे को लेकर जिज्ञासु हो जाते हैं। हॉकवाई कहता है ना उसने ना मैनेजर ने उसका चेहरा देखा है। कम से कम प्रोटेगोनिस्ट जवाब देता है कि वो काफी हैंडसम है। हॉकवाई एंग्जाइटी में आ जाता है क्योंकि हाइप बढ़ रही है। वाइब काफी कूल है और सुबारू कहता है उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर हत्सुका राहत की सांस लेती है। बिना देर किए मेन इवेंट शुरू होता है और 20,000 लोग लाइव हैं। लाइट्स ऑन होती हैं और जिम में कई बैटल रोबोट्स दिखते हैं। स्ट्रीमर समझाता है ये टेस्ट हीरो के कंट्रोल को जानने के लिए परफेक्ट है और असली सुबारू का रिकॉर्ड अभी भी मौजूद है। हीरो कहता है उसे लगता है वो कर सकता है। तभी स्टैटिक मशीनें अचानक हिलने लगती है और सब प्रोटेगोनिस्ट पर कूद पड़ती हैं। इतना सब करने के बावजूद जैड को भरोसा नहीं कि वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। कुछ लोग शक में हैं, लेकिन सब एक्साइटेड हैं। एक व्यूअर 10,000 क्रेडिट्स का मिशन देता है अगर वो 43 मार दे। वो पहले मना करता है क्योंकि हारने पर उसे मास्क उतारना होगा, लेकिन और लोग भी क्रेडिट्स डालते हैं। आखिर सुबारू एक्सेप्ट कर लेता है। हॉकवाई कहता है चिंता मत करो, जो भी जीता जाएगा वो हीरो का होगा। वो कहता है ध्यान दो और शो शुरू करता है। 3 मिनट की फाइट होगी। कई किलर मशीनें सुबारू पर कूदती हैं। वो थंडर पावर एक्टिव करता है और एक साथ कई को गिरा देता है। फिर एक मशीन का सिर पकड़कर जमीन पर दे मारता है। सब शॉक हो जाते हैं कि बिना तलवार के भी वो दुश्मन खत्म कर रहा है। फिर वो डेमोनिक स्वॉर्ड निकालता है और एक अटैक में आधा दर्जन काट देता है। चैट स्तब्ध है लेकिन मशीनें रुकती नहीं। 1 मिनट बाद वो पुराने दिनों की तरह कूदता है। एरियल फाइट में वो तलवार में लाइटनिंग भरकर जमीन पर वार करता है और आसपास की मशीनें उड़ जाती है। आधे समय में वो 26 मार चुका है, जो दूसरे स्थान के करीब है। चैट क्रेडिट्स खोने के डर से रोने लगती है। स्कोर बोर्ड पर 13 सेकंड बाकी है और सुबारू के 41 किल्स हैं। एक और अटैक से 42 हो जाते हैं, लेकिन वो थक जाता है। 3 सेकंड बाकी हैं और उसे जारी रखना है। वो पूरी ताकत लगाकर एक और गिरा देता है। समय खत्म होता है और स्कोर बोर्ड पर 43 किल्स दिखते हैं। चैलेंज खत्म होता है और रिकॉर्ड बराबर हो जाता है। ये ऐतिहासिक पल था और स्ट्रीम पर 40,000 व्यूअर्स हो जाते हैं। होकवाई खुशी से लगभग बेहोश हो जाता है। चैट हीरो का और ज्यादा सम्मान करने लगती है। साथ ही वो हवाई का भी सम्मान करते हैं क्योंकि वो कोई पागल फैन नहीं निकला। तभी अचानक रेनहार्ट 10,000 क्रेडिट्स का गिफ्ट भेजता है और इससे हॉक आइज के अलावा बाकी सारे व्यूअर्स पागल हो जाते हैं। होकवाई ठीक से शुक्रिया भी नहीं कह पाता कि एक रैंकर उसका लाइव देख रहा है और सुबारू याद कर लेता है वो कौन है। एक और गिफ्ट में रैंकर मैसेज भेजता है कि वो हमेशा हीरो की स्ट्रीम्स देखता है। ये सुनकर प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि शायद उसके पिता को पता चल गया कि उसने क्या किया। लेकिन आगे बढ़ते हुए रेनहार्ट पूछता है क्या लड़का को लैब करने में इंटरेस्टेड है। ये प्रस्ताव आते ही कुछ सेकंड की चुप्पी छा जाती है। जॉन और हत्सु का इशारा करते हैं कि एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो मना कर देता है। कहता है अभी उसे अपने गोल्स पर फोकस करना है। ये सुनकर लगभग सबको हार्ट अटैक आ जाता है। ये कहने के बाद सुबारू टॉपिक बदल देता है। वो अपने दोस्त से कहता है गड़बड़ साफ करे और बिना कुछ बोले चला जाता है। जॉन और हत्सुका पूछते हैं उसने एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। जॉन समझाता है कि इतने लेवल के रैंकर के साथ कोलैब मिलना लगभग नामुमकिन होता है, लेकिन प्रोटेगोनिस्ट कहता है अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो वो खुद एक बनेगा। फिर से एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। होकुआई जल्दी से कहता है सब बहुत अच्छा था और वो पैसे भेज देगा, लेकिन वो एक सवाल पूछना चाहता है। स्ट्रीमर कहता है सुबारू पहले जैसा ठीक नहीं लग रहा था। सुबारू हैरान होता है कि उसने नोटिस कर लिया, अब बचने का रास्ता नहीं था। वो समझाता है कि चाहे जीतता या हारता दोनों में फंसता। असल में लाइव का फोकस ग्रोथ था, लेकिन सारे रिकॉर्ड तोड़ देना सही नहीं होता। अगर जीत जाता तो जल्दी फेम मिलता, लेकिन राइवलरी खत्म हो जाती, और अगर हार जाता तो लोग कहते वो डींग मारता था।
इसलिए हीरो ऐसा रिजल्ट चाहता था जिससे कोई समस्या ना हो। बीच का रास्ता ही उसे सही लगा। तब हॉकवाई पूछता है क्या वो रिकॉर्ड तोड़ सकता था, लेकिन सुबारू उन्हें क्यूरियस ही छोड़ देता है। अब रिजल्ट बदल नहीं सकता था, सब कुछ इस पर निर्भर था लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे। रैंकर के घर पर वो गुस्से में अपनी टेबल पर मुक्का मारता है। ये रैंकिंग में नंबर 121 रेनहार्ट है, जो गोल्डन लायन गिल्ड का लीडर है। जैसे ही हॉकाइज लाइव खत्म करता है, एक अधीनस्थ डरते हुए अंदर आता है। वो पूछता है सब ठीक है क्या। ब्लॉन्ड कहता है वो इस रूकी सुबारू पर गुस्से में है। रेनहार्ट बताता है कि लड़के ने उसका ऑफर ठुकरा दिया। वो उसे सबके सामने हराकर अफवाहें खत्म करना चाहता था। उसे क्रेडिट्स की परवाह नहीं, ये उसके गर्व की बात थी। अधीनस्थ उसका प्लेयर किट वापस देता है। फिर ब्लॉन्ड पूछता है दूसरी चीज का क्या हुआ। वो इस आज के बारे में था। वो अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो कुछ दिन पहले गायब हो चुका है। ये सुनकर रैंकर अधीनस्थ का गला पकड़कर उठा लेता है। वो पूछता है क्या वो भी उसे बेवकूफ बना रहा है। अधीनस्थ लगभग बेहोश हो जाता है। आखिरी सेकंड में रैंकर उसे दीवार पर फेंक देता है। लड़का जमीन पर बुरी हालत में गिरता है, लेकिन रेनहार्ट पूछता है क्या वो शिकायत करेगा। लड़का घुटनों पर गिरकर एक और मौका मांगता है। अगले दिन हत्सुका बॉस को कॉल करती है। वो काफी थकी लगती है। जैसे ही वो उठाता है, वो गुड मॉर्निंग कहती है, लेकिन जॉन तुरंत डांटने लगता है। वो कहता है उसकी आवाज में एनर्जी नहीं है और अभी इंपॉर्टेंट बात करनी है। जॉन बिना रुके बोलता रहता है। लड़की जल्दी से रेनहार्ट वाले कॉलेब पर आ जाती है। वो पूछती है क्या सच में करना जरूरी है, लेकिन बॉस की राय साफ है, उसे कोशिश करनी होगी। जॉन मानता है प्रोटेगोनिस्ट की सोच प्लेयर के लिए अच्छी है, लेकिन लड़की कॉल काट देती है क्योंकि वो फैसला कर चुकी है। वो सोचती है ये हीरो के लिए अच्छा मौका होगा, इसलिए वो उसे मनाना चाहती है। डोरबेल बजती है। प्रोटेगोनिस्ट दरवाजा खोलता है। साफ चेहरे जैसा दिखता है, लेकिन असल में मास्क पहने हैं। सुबारू पूछता है क्या वो उसका चेहरा देखना चाहती है। वो कहती है नहीं, लेकिन इतना बोलती है कि लगता है हाँ। इसलिए हीरो पूछता है सब सुबारू को लेकर इतने ऑब्सेस्ड क्यों हैं। हत्सुका कहती है शायद उसकी स्टेटस खराब थी या वो अच्छा इंसान था और वो उनकी उम्मीद था। वो समझाती है जब उसने पहली बार टावर चढ़ा था तब कुछ नहीं था। हर जगह सिर्फ मॉन्स्टर्स थे, ना पैसा था ना खाना। जिंदा रहना ही चमत्कार था। लेकिन जब कोई चढ़ता तो क्रेडिट्स मिलते। धीरे धीरे इंसानियत ने जगह बदल ली। पहले महान प्लेयर्स ने उम्मीद बनाई कि टावर जीता जा सकता है, और उसमें सबसे बड़ा रोल नारुकामी सुबारू का था। उसकी उपलब्धि सिर्फ फ्लोर चढ़ना नहीं थी, बल्कि यह साबित करना था कि ये मुमकिन है। हीरो पूछता है क्या वो भी ऐसा सोचती है। वो कहती है ये सीक्रेट रहेगा। जैसे उसका मास्क। सुबारू माफी मांगता है कि वो बाहर बात कर रहे हैं। वो उसे अंदर बुलाता है, लेकिन वो शर्म से मना कर देती है और चली जाती है। आखिर वो कोलैब की बात नहीं कर पाई, लेकिन हर बार बुलाने से वो और शर्मा जाती है। कुछ समय बाद हीरो लाइव आता है। ही लोग पेड मैसेज भेजते हैं कोलैब के बारे में। लोग पूछते हैं वो किस फैक्शन को चुनेगा। तीसरे फ्लोर की शुरुआत में सिस्टम दो विकल्प देता है, ओटोमन किंगडम या कॉनराड। फैक्शन सब बदल देता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। हीरो कॉनराड चुनता है, जिसे सिर्फ 3% प्लेयर्स चुनते हैं। तीसरे फ्लोर पर कॉनराड मर्सिनरी रेस्ट एरिया में वो एंटर करता है। सबकी नजरें उस पर टिक जाती है। एक बदमाश रूकी ढूंढ रहा था। वो कंधा मारता है, लेकिन पीछे वही गिरता है जैसे दीवार से टकराया हो। वो चिल्लाता है कहाँ जा रहा है। हीरो कहता है गलती उसकी है। लड़का उसका कॉलर पकड़ता है। ये वल्चर है जो ई रैंक वालों को डराता है। वो कहता है वो बी रैंक है, लेकिन हीरो पैरों में लाइटनिंग एक्टिव कर थोड़ी पर किक मारता है। वो उड़कर गिरता है। बार में हंसी रुक जाती है। कुछ डरते हैं, कुछ इंटरेस्टेड हैं। उसके दोस्त मिलकर हमला करते हैं, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। सुबारू सबको हरा देता है। एक आदमी आकर उसकी तारीफ करता है। वो खुद को रेमंड बताता है, जो ए रैंक एग्जामिनर है। वो पूछता है उसने क्या किया। हीरो कहता है ज्यादा कुछ नहीं। तीसरे फ्लोर टेस्ट में अलग अलग जॉब लेकर 10,000 एपी कमाने होते हैं। एक ई रैंक मिशन सिर्फ 50 देता है, इसलिए लोग 1 साल बिताते हैं। रेमंड समझता है वो दूसरे वर्ड से है। वो कहता है ज्यादा नहीं है ऐसे, लेकिन स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। सुबारू कहता है वो तेज तरीका जानता है। वो थंडर केव कॉनराड के नाम करना चाहता है। रेमंड चिल्लाता है वहां सिर्फ ए रैंक जाते हैं। हीरो जानता है ये दोनों किंगडम का प्राइड बैटल है। थंडर केव तीसरे लेवल का खास फ्लोर है, कोई क्लियर नहीं कर पाया। दोनों के बीच पहाड़ है जिसे जीतना चाहते हैं। केव क्लियर करने से रास्ता मिलेगा और मिलिट्री एडवांटेज। हीरो कहता है अगर वो क्लियर करे तो उसे टाइटल मिले। रेमंड सोचता है, लेकिन वो सिफारिश पत्र लिख देता है क्योंकि रेड में स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए। वो कहता है 5 दिन बाद ग्रुप का इंतजार करें। 3 सब्सक्राइबर्स 35,000 क्रेडिट्स भेजते हैं अकेले क्लियर करने को, लेकिन 5 दिन बाद टूर्नामेंट भी खत्म होगा। रेमंड मानता है वो यंग एज में हारा था, आधा ग्रुप खो दिया। वो लेटर देता है। हीरो कहता है वो अकेले जाएगा। रेमंड कहता है कम से कम 20 लोग चाहिए। सुबारू कहता है वो उनकी ताकत यूज नहीं करेगा और अभी उसके पास कोई साथी नहीं। पहाड़ की चोटी पर रीना देखती है। वो कहती है वो और ज्यादा इंप्रेस हो रही है। वो लाइव देखती है। हीरो कहता है वो दूसरी मिशन नहीं लेगा और स्ट्रीम बंद कर देता है। रीना हंसती है क्योंकि असली सुबारू भी ऐसा करता। वो वही करता जो चाहता।
उसे पता चलता है वो टूर्नामेंट में भी जाएगा। वो सोचती है अच्छा रहेगा बात करना और उम्मीद करती है वो आइटम ना ले पाए। तीसरे फ्लोर पर हत्सुका खुश है। वो कहती है उसने इमिटेशन अच्छे से सीखा। अगर नॉर्मल जॉब लेता तो मज़ा नहीं आता। वो पूछती है अब क्या करेगा। वो कहता है टूर्नामेंट तक हंट करेगा। वो देखना चाहता है थंडर कितना यूज़ कर सकता है और किसी को अपने साथी का आइटम लेने नहीं देगा। दोपहर में ब्लू जोन का गिनसाकी नाओटो सुबारू को ढूंढता है और उससे बात करने को लेकर बहुत इरिटेटेड है। उससे फर्क नहीं पड़ता कि लड़के ने थंडर जीता या नहीं, क्योंकि वो खुद इस फ्लोर पर रहना ही नहीं चाहता था। खैर, जब वो 8 बार में एंटर करता है, वहाँ जॉन बैठा होता है एक बढ़िया बियर के साथ। दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। प्रेसिडेंट कहता है उसे पता है गिनसाकी उसके एक स्ट्रीमर से संपर्क चाहता है। गाकी गुस्से में आ जाता है कि प्रोटैगोनिस्ट वहाँ नहीं है। जॉन कहता है वो अपने काम में बिजी है, लेकिन ब्लू जोन वाला सोचता है उसकी गिल्ड से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं। जॉन उसे हीरो के बयान की याद दिलाता है। असल में जिनसाकी खुद उससे पर्सनली मिलकर बेहतर डील करना चाहता था, लेकिन अब उसे लगता है जॉन जानबूझकर मुलाकात रोक रहा है। गिनसी टेबल पर मुक्का मारता है। वो कहता है उसे दिख रहा है कोई गोल्डन गूस को रोक कर रखना चाहता है, लेकिन वो दावा करता है बड़ा गिल्ड स्ट्रीमिंग से बेहतर है। जॉन इस बात से सहमत नहीं, खासकर क्योंकि वो जानता है गिनाकी स्ट्रीमर प्लेयर्स को खींचता है। गिनाकी कहता है वो ब्लू जोन को सिन का दुश्मन नहीं बनाना चाहता। जॉन जवाब देता है वो अपने कर्मचारियों और उनके फैसलों को सबसे ऊपर रखते हैं। जिनसाकी कहता है प्रेसिडेंट बहुत भोला है। जॉन हल्का सा अपना ऑरा दिखाकर कहता है इस दुनिया में कुछ लोग डरते नहीं, और वो उसे निकलने को कहता है। गिनसी तुरंत उस प्रेशर को महसूस करता है। वो थोड़ा कांपते हुए खड़ा हो जाता है। वो चिल्लाता है जॉन उसे ऐसे जाने का हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन प्रेसिडेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। गिनसी धमकी देता है वो उसे पछताएगा। जॉन उसका मजाक उड़ाता है कि वो डर से मर रहा है। 3 दिन बाद तीसरे फ्लोर पर स्काई सर्पेंट्स के नेस्ट में हीरो हंगामा मचा देता है। मास्क पहने बिना वो सबसे बड़े सांपों में से एक का शिकार करता है। एक ही बार में वो उसके मुंह में छेद कर देता है। मॉन्स्टर दर्द से चीखता है। हीरो तलवार पकड़कर कहता है काफी टेस्ट हो गया। वो कहता है अब जल्दी खत्म करेगा। प्रोटेगोनिस्ट खुले मुंह में कूदता है और जोरदार थंडर इन्वोक करता है। इस तरह स्काई सर्पेंट्स का बॉस गिर जाता है। प्रोटेगोनिस्ट लेवल अप करता है। उसके स्टेट्स भी बढ़ते हैं। उसे सर्पेंट फिंग मिलता है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 क्रेडिट्स है। सुबारू अब लेवल 35 पर है। 3 दिन में 9 लेवल बढ़ाए, ये काफी अच्छा है। अब उसे याद आता है एक अधूरा काम है। अगले दिन हत्सुका मुस्कुराते हुए उसे ग्रीट करती है। वो बैठकर पूछता है क्या अच्छा हुआ। लड़की खुशी से चमकती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता। फिर उसे याद आता है कोलैब वाली बात। वो माफी मांगता है। हत्सुका कहती है उसे दोष नहीं देती, क्योंकि असली सुबारू भी ऐसा करता, लेकिन बराबरी के लिए वो एक डॉक्यूमेंट देती है। उसमें लाइव से 49,000 क्रेडिट्स हैं। वो कहती है ये कभी भी दे सकती थी, लेकिन वो बात करना चाहती थी। वो बताती है उसका दोस्त जुन जुआरी है, जिसने उसे बेटिंग सिखाई, मतलब जो जीतने की ज्यादा संभावना, उसका पे आउट कम। वो बताती है हीरो का पे आउट रेट 6.1 है, जबकि एक प्लेयर का 1.2 है, मतलब वो फेवरेट है। हीरो पूछता है कौन। वो बताती है ओमार स्नाइडर, जो ब्लू जोन से है। 10 साल से तीसरे फ्लोर पर है, सिर्फ थंडर केव क्लियर करने के लिए। वो कहती है ओमार उसे ढूंढ रहा होगा, क्योंकि अकेले क्लियर का बयान उसके 10 साल की मेहनत पर हंसी जैसा है। इस बार हत्सुका और ज्यादा शर्माती है। वो कुर्सी पर वापस बैठ जाती है और कहती है वो बस तैयारी करे। तीसरे फ्लोर पर ऑर्डिनारल नाम की जगह 2 घोड़े गाड़ी खींचते हैं। वे उस घमंडी से मिलने जा रहे हैं जिसने अकेले क्लियर की बात कही। साथ ही कहते हैं लड़का अंदर की हालत नहीं जानता। वे कैप्टन श्नाइडर से शांत रहने को कहते हैं। कैप्टन कहता है वो गुस्से में नहीं है, क्योंकि हीरो की कुछ प्रतिष्ठा है। वो नया थंडर यूजर है, लेकिन साथ ही कहते हैं वो असली सुबारू जैसा नहीं और सफल नहीं होगा। कैप्टन कहता है जलन का समय नहीं। कोई पूछता है क्या वो उसका सम्मान करेंगे। वो कहता है शायद जरूरी हो, लेकिन साफ है वो नर्वस है। गंजा साथी सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि वो जानता है कैप्टन गुस्से में क्या बनता है। जब हीरो उसकी जानकारी पढ़ता है, वो सोचता है ये पागल है, क्योंकि वो 5 साल पहले ही निकला था। न्यूज में लिखा था वो लगभग क्लियर कर चुके थे। अब समझ आता है वो फेवरेट क्यों है। फिर भी वो काजुकी से माफी मांगता है, क्योंकि अब वो किसी को बीच में नहीं आने देगा। अगले दिन शॉपिंग सेंटर में दुकानदार कहता है ये खराब मटेरियल है, वो सिर्फ 1500 क्रेडिट्स देगा। लगभग डील छोड़ देता है, लेकिन वो ग्राहक को बेवकूफ बनाता है, क्योंकि असली कीमत वही जानता है। फिर एक और समझदार ग्राहक आता है। जब सुबारू सरपेंट फेंग रखता है, दुकानदार चौंक जाता है। क्वालिटी पर शिकायत नहीं, लेकिन फायदा उठाना चाहता है। वो कहता है ये बी रैंक है, और खरोच न होती तो एस रैंक होता। वो कहता है उसके पास कई ऐसे हैं, और 8,000 ऑफर करता है। सुबारू सोचता है ये ठीक है, लेकिन श्नाइडर आकर कहता है कम से कम 15,000, और दुकानदार का झूठ पकड़ लेता है। दोनों आमने सामने होते हैं। फिर कैप्टन और प्रोटैगोनिस्ट एक दूसरे को ग्लीट करते हैं। एक अजीब से रेस्टोरेंट पे बैठते हैं। सीधे मुद्दे पर आते हैं। वे बॉयफ्रेंड नहीं है आराम करने को। हीरो को यकीन नहीं ये उसकी लंच जगह है। कैप्टन थंडर डंजन की बात करता है। सुबारू कहता है वो अकेले क्लियर करेगा। श्नाइडर चिढ़ जाता है,
कहता है बहुत लोग घमंडी आते हैं। सुबारू पूछता है वो भी ऐसा सोचता है क्या? वो कहता है हाँ, लेकिन वो उसके टैलेंट का सम्मान करता है। फिर भी वो उसे असली सुबारू जैसा नहीं मानता। कैप्टन प्रस्ताव देता है। वो कहता है लाइव आकर माफी मांगे। हीरो कहता है ये अच्छा प्रस्ताव नहीं। कैप्टन कहता है वो टूर्नामेंट में हराएगा और उसे उसकी जगह दिखाएगा। सुबारू मान जाता है लेकिन शर्त रखता है अगर वो जीते तो डंजियन की सारी जानकारी लिखे। स्नाइडर मान जाता है, उसे यकीन है वो जीतेगा। वो चला जाता है। हीरो सोचता है उसने 10 साल यूं ही नहीं बिताए। सिन एंटरटेनमेंट में जुन 10,000 से ज्यादा लाइव देखकर चौंक जाता है। वो टूर्नामेंट की शुरुआत देख रहा है। उसे जलन है, वो भाग नहीं ले सकता। वो सोचता है कैप्टन पर बेट करना बेहतर है, लेकिन प्रोफेशनल जुआरी होने के नाते वो भीड़ नहीं फॉलो करना चाहता। फिर भी गलती से कॉल रिसीव कर देता है, फोन फेंक देता है। सोचता है उसने सुबारू पर बेट लगा दी। वो चिल्लाता है हत्सुका जासूसी कर रही है। लड़की पूछती है वो क्या कर रहा है। वो छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की कहती है सब सुबारू पर लगाना चाहिए। वो कहता है ऐसा नहीं कर सकते। वो कहता है स्नाइडर ज्यादा लॉजिकल है। हत्सुका अगले महीने की सैलरी दांव पर लगाती है। तभी हुड वाला कोई गुजरता है। उसका ध्यान भटकता है। वो कॉल काट देती है। इसजुन कंफ्यूज रह जाता है क्योंकि वो ऐसी नहीं है। शहर में चलते हुए कैप्टन का साथी पूछता है हीरो कैसा है। स्नाइडर कहता है वो शौकिया नहीं, गंजा आदमी हारने से डरता है। कैप्टन उसे डांटता है, कहता है वो टूर्नामेंट में ही तय होगा और उसे हारने का जरा भी शक नहीं। छत से हुड पहने रीना सब देखती है। वो फेवरेट को देखना चाहती थी। वो लड़के की बहन की भी तारीफ करती है। आखिरकार टूर्नामेंट का दिन आता है। लोग ऑटोनारो कोलोसियम में इकट्ठा होते हैं। हीरो अंदर है, एंट्री गेट के पास। वो चेहरा दिखाता है। बड़ी भीड़ उसे देख रही है। लोगों को पता नहीं था वो भाग ले रहा है। वे उसे दूसरे स्थान के लिए वोट करना चाहते थे, लेकिन पहला स्थान आ जाता है। भाला पीठ पर लिए कैप्टन आता है। सब उसका नाम चिल्लाते हैं, कोई हीरो का नाम नहीं लेता। आतिशबाजी के बीच एक महिला आती है। ये ब्लू जोन गिल्ड की मिजुहा है, जो प्रतियोगिता की प्रेजेंटर है। वो समझाती है कि टूर्नामेंट क्वालिफायर्स और मेन इवेंट्स में बटा होगा और प्राइज फाइनल में दिया जाएगा। लड़की कहती है कि वो जूते खुद हर्मिस ने बनाए थे और ये गिल्ड की शान का सिंबल है और हिबिकी तोशिया की लेजेंडरी रा रेलिक है। फिर वो मैजिक से उन्हें इन्वोक करके सबको दिखाती है। इसलिए हीरो मन ही मन तोशिया से कहता है थोड़ा इंतजार करो, क्योंकि वो कसम खाता है कि वो जूते वापस लाएगा। ऑडियंस में कम से कम हत्सुका वहां मौजूद है सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद करती है कि वो लाइव जाए, लेकिन अजीब बात यह है कि वही हुड वाली लड़की उसके बगल में बैठी है कि यही वही है जिसे उसने पहले देखा था। जैसा लड़की ने कहा था, प्रोटैगोनिस्ट टूर्नामेंट के अंदर ही लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। 10 सेकंड से भी कम में 3,000 लोग एंटर कर जाते हैं और वो अचानक गायब होने के लिए माफी मांगता है, ये नोट करते हुए कि वो चैट ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा। फिर हत्सुका 30,000 क्रेडिट्स का मिशन भेजती है अगर हीरो जीत जाए, और वो उसे धन्यवाद देता है भले ही ज्यादा सपोर्ट ना हो। मिजुहा चिल्लाती है कि अब शुरू होता है और भी आतिशबाजी करवाती है। टूर्नामेंट शुरू करते हुए अचानक वो अपने हाथ में हरी मैजिक इकट्ठी करती है और ऊपर एक विशाल गोला बना देती है। फिर वो उसे फोड़ देती है और उस मैजिक की बारिश होने लगती है। ये हरी चीज पूरे एरिना को ढक लेती है और ऑडियंस लड़की की पावर पर गर्व महसूस करती है। असल में लड़की ने हाथ घुमाकर दिन को रात में बदल दिया। अब इसी अंधेरे में एलिमिनेशन शुरू होते हैं। चैलेंज सिस्टम चेतावनी देता है कि अगर मरे तो बाहर, और राउंड तब खत्म होगा जब सिर्फ 1,000 सर्वाइवर्स बचेंगे। ये भी बताता है कि सब एक दूसरे के दुश्मन हैं और गेम 10,000 प्रतिभागियों के साथ शुरू होता है। जाहिर है कोई भी प्रिलिमिनरी में हीरो को टारगेट नहीं बनाना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी बचाने की सोच रहा था, कई लोगों ने उसे ऑरा फार्म करने के लिए पैसे भेज दिए। इसी वजह से अचानक एक इंसान उसके पीछे से गुजरता है और भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है लड़ाई की तो गया काम से, लेकिन हीरो को वो चलते फिरते पैसों का ढेर दिखता है। कुछ ही पलों में 1,500 लोग एलिमिनेट हो चुके हैं और सीन कैप्टन के नजरिए पर कट होता है। उसे छोटे मोटों से फर्क नहीं पड़ता। एलिमिनेशन में वो हीरो के पीछे जाना चाहता है। अचानक एक तीर लगभग उसे लग जाता है। कोई छुपा हुआ बंदा अपनी किस्मत आजमा रहा था और काफी करीब आ गया था, लेकिन वो अकेला नहीं था क्योंकि वो पागल नहीं था। उस लड़के के पास मर्सनरीज का ग्रुप था। एक गंजा आदमी सोचता है रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन लीडर कॉन्फिडेंट है क्योंकि कई बनाम एक हैं। स्नाइडर कहता है प्लान बुरा नहीं, बस गलत इंसान चुना। दूसरा गंजा सबसे पहले आगे बढ़ता है, लेकिन उसके बोल खत्म होते ही उसका सिर गायब हो जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। सबको पागल कर देता है। किसी ने नहीं देखा कैप्टन ने भाले से कैसे मारा। अब स्नाइडर को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने ऐसे कई टफ लड़के देखे हैं। अब वो दिखाना चाहता है उनसे पंगा लेने का अंजाम। एक बार में दूसरा मर्सनरी उड़ जाता है। वो चेतावनी देता है कि टावर में ट्रिक्स काम नहीं करती और कहता है लोगों की रक्षा सिर्फ उनकी अपनी ताकत करती है। दुश्मन डर से कांप जाते हैं। कैप्टन की ये इमेज ही दर्शकों को दिख रही है। वो एक ही मूवमेंट में कई मर्सनरी काट देता है। कुछ लोग चिल्लाते हैं भागो मत, ये सिर्फ एग्जाम है।
लेकिन कोई नहीं सुनता। स्टैंड्स में रीना समझती है कैप्टन दूसरे लेवल का है, वो टावर चढ़े तो बड़ा रैंकर बन सकता है। लेकिन वो चिढ़ जाती है क्योंकि उसके बगल में हत्सुका शोर मचा रही है, वो प्रोटेगोनिस्ट के लिए चीयर कर रही है। रीना झांकती है और देखती है वो सुबारू की लाइव देख रही है। वो बात शुरू करती है क्योंकि उसने भी हीरो जैसा मास्क पहना है। रीना कहती है वो फैन है, हत्सुका कहती है वो भी है और उसे ग्रीट करती है। लेकिन वो हुड वाली लड़की का नाम भी पूछती है। जब सिर्फ 1300 सर्वाइवर्स बचते हैं, चैट बताती है हीरो ने 97 किल कर दिए। टाइम लगभग खत्म है और उसे हर एक पर 200 क्रेडिट्स मिले। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, शोर मचाने का ताकि और प्लेयर्स आकर्षित हों। वो तलवार और बिजली से आसपास के सारे पेड़ काट देता है और अपनी जगह की जमीन भी काट देता है, जिससे उसकी लोकेशन साफ हो जाती है। कैप्टन को आवाज सुनाई देती है, मर्सिनरी खत्म कर। वो प्रोटेगोनिस्ट को ढूंढ लेता है, लेकिन हीरो कहता है उसने पहले ढूंढा। स्नाइडर कहता है फर्क अभी खत्म कर देते हैं। कोई 10,000 क्रेडिट्स ऑफर करता है अगर हीरो कैप्टन को हराए। सुबारू भी तैयार हो जाता है। अब प्रिलिमिनरी खत्म होने में 202 लोग बचे हैं। स्नाइडर तुरंत भाला फेंकता है, वो चूक जाता है लेकिन रास्ते की सब चीजें तबाह कर देता है। वो कहता है अभी काफी समय है। सुबारू थोड़ा चिंतित होता है क्योंकि वो सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ थी, अगर वो लगा तो सीधा मौत, और भाले की रेंज बहुत लंबी है। दूसरे हमले में प्रोटैगनिस्ट डेमन स्वॉर्ड एक्टिवेट करता है, अपने सारे स्टेट्स बूस्ट करता है। वो न सिर्फ डिफेंड करता है बल्कि आगे भी बढ़ता है। लेकिन स्नाइडर भी करीब आ जाता है, वो तेजी से वार करता है। हीरो बचता है लेकिन पीछे जाने की कोशिश में फिर हमला होता है। जब वो काउंटर करता है तो दुश्मन पीछे घिसटता है। दोनों थोड़ा दूरी बना लेते हैं। स्नाइडर पूछता है थंडर क्यों नहीं यूज करता। हीरो कहता है जरूरत नहीं, वो जल्दी खत्म करेगा। स्नाइडर इसे घमंड समझता है। वो पूछता है क्या टाइम खरीद रहा है। कैप्टन गेम जल्दी खत्म होने से पहले उसे खत्म करना चाहता है। लेकिन हीरो डिफेंड करता है और मजाक में पूछता है क्या यही पूरी ताकत है। ये उसे और चढ़ा देता है। दोनों वेटिंग रूम जाते हैं। सिस्टम बताता है 30 मिनट का ब्रेक है। आखिरी बार रोकने के बाद हीरो के हाथ कांपते हैं। उसे समझ आता है उसने कैप्टन को हल्का लिया था। कुछ दिन पहले हत्सुका ने कहा था 10,000 लाइव से स्ट्रीमर जी सकता है। अब उसके पास उतने व्यूअर्स हैं स्नाइडर की वजह से। लेकिन वही उसे चिंतित भी करता है क्योंकि वो डंजियन गेम नहीं कर पाया। जंगल के केबिन में दिन हो चुका है। शिगुर बोरियत में एक्सिस्टेंशियल क्राइसिस में है। वो शिकायत करता है कि स्नाइडर अभी भी तीसरे फ्लोर पर है। लोअर फ्लोर पर लेवल डिफरेंस पार करना मुश्किल है। भले ही सुबारू के पास थंडर है। शिगुरी जानता है रॉ टैलेंट चीजें बदल सकता है, लेकिन जो वो देख रहा है उससे नहीं लगता। ब्रेक में प्रोटेगोनिस्ट सारे क्रेडिट्स रिडीम करता है। 80,000 लगाकर ग्लीड बेट लेवल बढ़ाता है। अब स्किल लेवल 5 और रैंक भी हो जाती है। लेकिन ये पब्लिक को नहीं दिखता, इसलिए सब जिज्ञासु हैं। स्टैंड्स के ऊपर मिजुहा अकेली प्राइस को देख रही है। उसे खबर मिली थी कोई चोर जूतों के पीछे है और उसकी पहचान भी सुनी थी। तभी कोई बताता है गिल्ड रीइंफोर्समेंट आ गए। मिजुहा पूछती है टीम लीडर कौन है और सामने आता है कुरोकावा। वो मदद के लिए आया है। मिजुहा पूछती है क्या गिल्ड लीडर सुबारू से नाराज है। वो कहता है हाँ, उसके लिए और स्नाइडर के लिए। लेकिन एक और समस्या है। वो स्टैंड्स में रीना के पीछे मास्क में बैठी है। रीना सिर्फ सोच रही है हत्सुका का मना कितना भारी है। वो जानना चाहती है इतनी ताकतवर यहाँ क्यों है। सामान्य दिखने के लिए वो मास्क उतारकर खुद को टॉम कहती है। हत्सुका कहती है वो औपचारिक इसलिए थी क्योंकि उसका ऑरा भारी था, और पहचान लेती है वो फेस चेंजिंग टेक्निक यूज कर रही है। रीना घबरा जाती है, उसे लगता है ये काजुकी की भेजी असैसिन है। हत्सुका पूछती है क्या टूर्नामेंट बिगाड़ने का प्लान है। रीना टेस्ट के लिए कहती है शायद। हत्सुका किलर ऑरा में कहती है अगर किया तो पछताओगे। सिस्टम अनाउंस करता है वेग खत्म। सभी फाइनल्स में टेलीपोर्ट होते हैं। फाइनल्स टेरिटरी कैप्चर गेम है। मिजुहा समझाती है हर प्लेयर को एक टेरिटरी मिलेगी, एक में दो ही रह सकते हैं। डिफेंड, स्टिल या होल्ड चुन सकते हैं। जो ज्यादा टेरिटरी रखेगा वही जूते जीतेगा। सबको रन दिया जाता है। जैसा हीरो ने सोचा कोई हमला नहीं करता। सब इंतजार की सोचते हैं, लेकिन हीरो बाहर निकलकर एक को हराता है क्योंकि सब्सक्राइबर्स 300 क्रेडिट्स दे रहे हैं प्रति व्यक्ति। कैप्टन भी इंतजार की रणनीति तोड़ देता है, वो भी टेरिटरी ले लेता है। पास वाला खिलाड़ी घबरा जाता है लेकिन भाले से बच नहीं पाता। कुछ सेकंड में स्नाइडर 10 प्रतियोगी गिरा देता है। वो सुबारू को ढूंढता रहता है। आगे उसे उसकी पीली टेरिटरी दिखती है। दोनों बाकी सबको इग्नोर कर सिर्फ एक दूसरे पर फोकस करते हैं, लेकिन सुबारू मुड़कर चला जाता है। स्नाइडर उसे कायर कहता है, फैंस नाराज होते हैं, लेकिन हीरो कहता है बाद में निपटेगा। उसे और क्रेडिट्स चाहिए। वो और टेरिटरी फॉर्म करता है और हैरान है तीसरे फ्लोर के प्लेयर्स कितने कमजोर हैं। तभी डोचो नाम का प्लेयर उसकी टेरिटरी में आता है। वो वही गंजा सबॉर्डिनेट है। डोचो कहता है बाद में मुसीबत होगी हीरो को मारकर। चैट बताती है वो ब्लू जोन से है। गंजा आदमी जरा भी नहीं हिचकिचाता और सीधे प्रोटेगोनिस्ट पर कूद पड़ता है। तो हीरो दिखाता है कि वो डिफेंड करेगा, लेकिन वो हमले के नीचे से फिसल जाता है और गंजे के भाले को काट देता है। फिर वो उसे आसानी से जमीन पर पटक देता है, डोचो को हरा देता है, और क्योंकि ये असली जिंदगी नहीं है वो वहीं पर उसे खत्म भी कर देता है। सुबारू इतनी तेजी से गंजे को एलिमिनेट करता है कि चैट सोचने लगती है कि वो कमजोर था।
तभी आखिरकार स्नाइडर प्रोटेगोनिस्ट की टेरिटरी में एंटर करता है और चेतावनी ठीक से पढ़ने का समय भी नहीं मिलता क्योंकि कैप्टन सीधे हीरो की तरफ दौड़ पड़ता है। प्रोटेगोनिस्ट हमला लगने नहीं देता। वो उस भाले को जो उसके सिर पर आने वाला था दूर उड़ा देता है, लेकिन कैप्टन फिर से वार करता है। स्नाइडर चिल्लाता है कि हीरो जल्दी थंडर यूज करे क्योंकि अगर वो खुद को रोकता रहा तो अगला हमला उसकी मौत होगा। प्रोटैगोनिस्ट पीछे कूदकर थोड़ा फासला बनाता है, फिर वो बस तलवार की मूठ पकड़ता है, जिससे स्नाइडर पूछता है क्या लड़का फिर से भागेगा। लेकिन सुबारू जवाब देता है कि वो कैप्टन को ठीक वही देगा जो वो चाहता है। वो थंडर समन करना शुरू करता है और हार्ट ऑफ थंडर यूज करके अपनी पावर और रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। साथ ही ग्रीड बिट की स्किल भी उसे चोट लगने से बचाने में मदद करती है। स्नाइडर यकीन नहीं कर पाता कि हीरो पूरी तरह बिजली से बना हथियार तैयार कर रहा है। फिर हीरो पूछता है क्या अब भी उसे लगता है कि वो भागना चाहता है, और जब कैप्टन मान लेता है कि नहीं, तो सुबारू एक और सवाल पूछता है। इस बार वो पूछता है क्या उससे भागने के बजाय स्नाइडर खुद यहाँ से भागना चाहता है, लेकिन ये सोचकर कि अगर वो इसे झेल गया तो जीत जाएगा। कैप्टन कहता है नहीं। कुछ समय पहले गंजे ने एक नाजुक सवाल पूछा था। उसने पूछा था कि बॉस थंडर केव को लेकर इतना पागल क्यों है जब उसके पास छोड़ने की ताकत है। लेकिन स्नाइडर खुद ठीक से जवाब नहीं दे पाया और कहा कि उसके जैसे लोग अक्सर अपनी जिद के कारण भूल जाते हैं। ये यकीन हो सकता है या जुनून, लेकिन कम से कम कैप्टन को यकीन था कि उसकी जिंदगी इससे बदलेगी, और वही वजह कभी हार ना मानने के लिए काफी थी। अब फिर से उसकी लड़ाई पर आते हैं। लड़का भाला घुमाकर स्पीड बढ़ाता है। कैप्टन के 10 साल की मेहनत के सम्मान में सुबारू भी बिना खुद को रोके चार्ज करता है। दोनों बेहद करीब आते हैं और पूरी ताकत से वार टकराते हैं, और टक्कर से एरिना में धमाका होता है जो सब कुछ तबाह कर देता है। लेकिन कैप्टन की पर्पल ऑरा की जगह प्रोटैगनिस्ट की पीली ऑरा बची रहती है। ऑडियंस की तरफ लौटते हैं। लड़कियां बात करना बंद कर देती है क्योंकि माहौल अजीब लग रहा है। रीना को हत्सुका पर शक होने लगता है, लेकिन लड़की खुद बता देती है कि वो मुसीबत ढूंढ रही थी क्योंकि वो सुबारू की मैनेजर है। अगर टूर्नामेंट में कोई समस्या होती तो उसका स्ट्रीम और उसकी नौकरी प्रभावित होती। रीना बच्चे जैसी हरकत करती है जब उसे पता चलता है कि वो हीरो के मैनेजर के सामने है। हत्सुका बहुत उत्साहित हो जाती है और कहती है कि उसे अपने साथियों को समझाना मुश्किल था कि उसने सोना खोज लिया है। रीना कहती है वो हमेशा स्ट्रीम देखती है और दोनों लड़कियां एक दूसरे को समझने लगती है। लेकिन अचानक लड़कों के हमले से हुआ धमाका सबका ध्यान खींच लेता है क्योंकि वही बड़ी स्क्रीन पर दिख रहा है। हत्सुका जल्दी से देखने जाती है क्या हुआ और बहुत चिंतित हो जाती है। धमाका खत्म होने पर दोनों योद्धा खड़े हैं, लेकिन स्नाइडर को इतनी चोट लगी है कि उसके पैरों से छाती तक एक बड़ा छेद है। फिर वो घुटनों पर गिरता है निढाल, और सुबारू सोचता है कि भविष्य में कैप्टन से दोबारा मिलना अच्छा होगा। कुल 283 टेरिटरी के साथ नारुकामी सुबारू टूर्नामेंट का विजेता बनता है। आतिशबाजी होती है और ऑडियंस जश्न मनाती है। हत्सुका भी अपनी नई दोस्त के साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुश नहीं लगती। रीना यकीन नहीं कर पाती कि आखिर में ग्रैंड प्राइज प्रोटैगनिस्ट जीतेगा। मिजुहा फिर से अनाउंस करने आती है और सबको बताती है कि सुबारू विजेता है। फिर वो जूते समन करती है जो प्रोटैगनिस्ट का हकदार इनाम है। रीना गुस्से में स्टैंड से उठती है और बिना कुछ कहे चली जाती है। सील टूटता है और आइटम सुबारू के हाथों में गिरते हैं, जिससे लड़का 20 साल दूर रहने की वजह से थोड़ा उदास हो जाता है। 20 साल पहले एक सामान्य दिन पर तोशिया गुस्से में चिल्ला रहा था क्योंकि उसके जूते खो गए थे। एक क्लासमेट ने पूछा वो इतना चिढ़ क्यों रहा है और कहा वो परेशान कर रहा है, लेकिन वही उसके छोटे जूते अपने बड़े पैरों में पहने था। पहले ही मना करने के बाद भी उन्हें छूने पर तोशिया ने उसे लात मारी और सब हंस पड़े, सुबारू भी। चैट में कुछ लोग कहते हैं हीरो को बेचना चाहिए क्योंकि वो मर्सिनरी है, लेकिन वो कहता है नहीं बेचेगा, जिससे होस्ट कंफ्यूज हो जाता है। मिजुहा कहती है वो इससे लाखों कमा सकता है, लेकिन हीरो अपने फैसले पर अड़ा रहता है। तभी सब ऑफर देने लगते हैं और कोई 4 मिलियन क्रेडिट्स तक ऑफर कर देता है। तभी प्रोटैगनिस्ट आसमान से बहुत ताकतवर बिजली समन करता है। पावर दिखाने के बाद वो चेतावनी देता है कि 10 मिलियन क्रेडिट्स पर भी नहीं बेचेगा। सब कहने के बाद हीरो बस मुड़कर चला जाता है। उसी समय शहर में अमोन और एक और प्लेयर ने ब्रॉडकास्ट देखा। लड़के को समझ नहीं आता क्या कहे हीरो की जीत पर। हनामा की हियोरी कहती है इस रफ्तार से हीरो असली सुबारू बन जाएगा, खासकर जब लोग पहले ही कहने लगे थे कि नया वाला पुराने से बेहतर है। हनामा की कहती है लोग दोनों की तुलना कर रहे हैं, लेकिन अमोन को लगता है कोई पीछे से इस ट्रेंड को बढ़ा रहा है। हनामा की कहती है वो भी पहले यही सोचती थी कि दोनों एक हैं, लेकिन जब अमोन असहमत होता है तो लड़की मन ही मन उसे फैन बॉय कहती है। लेकिन वो कहता है उसे दिलचस्पी नहीं, क्योंकि उनका काम है उस इंसान को पकड़ना जो जूते चुराने की कोशिश करेगा। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि वो पूरी तरह अकेली थी। लाइव स्ट्रीम पर लौटते हैं। सब उस जूतों की जोड़ी पर लार टपका रहे हैं। सिर्फ ऐसे ही सुबारू खुश है कि वो फिर से तोशिया के संपर्क में है। फिर वो दर्शकों को मिशन के क्रेडिट्स के लिए धन्यवाद देता है। उन जूतों का नाम टिलारिया है। ये स्पीड 25% और जंप 15% बढ़ाते हैं।
लोग चर्चा करते हैं, कुछ कहते हैं अच्छा है, कुछ कहते हैं बस ठीक ठाक है। ईरो को हत्सुका से मैसेज मिलता है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति मिला है और सावधान रहे। रीना को अब एहसास होता है कि जूतों के सामने खड़े रहना उसे संदिग्ध बना रहा है। वो यहाँ तक नहीं आना चाहती थी, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो जब कोई ध्यान नहीं देगा, वो हमला करेगी और प्रोटेगोनिस्ट के टखने काट देगी। यही वीडियो खत्म होता है। अगर अगला पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मिलते हैं अगली बार ओटाकू सर्वेश पर।